हेलो एवरीवन, गुड इवनिंग। मैं शरद यादव एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल ग्लैंस एकेडमी पे। दोस्तों, आज की इस क्लास में हम लोग स्टडी करेंगे पीटी 365 और जिसमें पॉलिटी के सेगमेंट को हम लोग कवर कर रहे हैं। हालांकि मैं मानता हूं कि मैं थोड़ा सा पीछे हूं और आप लोग चाहते हैं कि जल्दी से जल्दी सारी चीज़ें कवर हो जाएं, तो हम लोग पूरी कोशिश कर रहे हैं। और इसमें हम लोग जो कवर करेंगे आपके अप्रैल 2023 से दिसंबर 2023 तक का करंट अफेयर्स, जिसमें हम लोग देखेंगे कि पहले और दूसरे लेक्चर में मैंने काफ़ी सेगमेंट कंप्लीट करा दिए थे। और आज का जो हमारा सेगमेंट रहेगा सबसे इंपॉर्टेंट रहेगा कि महत्वपूर्ण जो अधिनियम और विधेयक बनाए गए हैं ये पूरे के पूरे आज हम कंप्लीट करेंगे। और कल हमारा लास्ट लेक्चर होगा। लास्ट लेक्चर में हम लोग कुछ इंपॉर्टेंट संवैधानिक और कार्यकारी निकाय पढ़ेंगे और साथ में कुछ शासन से संबंधित कुछ महत्वपूर्ण जो एस्पेक्ट हैं, पहलू हैं, इनको कवर करेंगे। तो कल हमारा पीटी 365 का पॉलिटी सेगमेंट कवर हो जाएगा और उसके बाद हम लोग एनवायरमेंट या इकोनॉमिक्स में से जिसकी आप लोग सबसे ज्यादा डिमांड करोगे हम उसको शुरू कर देंगे। हालांकि मैं इससे पहले भी मंथली मैगजीन को कवर कराता था आप लोगों के लिए, लगभग 5 से 6 महीने का मैंने किया भी था। फिर उसके बाद आरओ एग्जाम्स और यूपी पीसीएस प्रीलिम्स एग्जाम जो था उसकी वजह से ये होल्ड हो गया। और आज मैंने सुबह देखा टेलीग्राम पे कि कुछ लोग मुझसे नाराज भी थे। बिल्कुल उनकी नाराजगी जायज़ है कि सर आप यूपीएससी के लिए कुछ भी नहीं कर रहे हो या पीटी 365 आप बहुत डिले कर रहे हो। तो मैं मानता हूँ आपकी नाराजगी बिल्कुल जायज़ है, लेकिन मैं आपको बता दूं कि मैंने 2-3 दिन पहले एक अनाउंसमेंट की थी कि मैं यूपीएससी और यूपी पीसीएस से रिलेटेड प्रीलिम्स के साथ अब मेंस के भी नोट्स तैयार कर रहा हूं, हैंड रिटन नोट्स, जिसकी पूरी कोशिश कर रहा हूं कि आज शाम तक या फिर वो कल तक जो है कि आ जाएंगे और उनकी क्लासेस और उनकी पीडीएफ वगैरह सब इजीली अवेलेबल हो जाएंगी। ऐसा इसलिए कर रहा हूं क्योंकि जो लोग यूपीएससी की तैयारी कर रहे हैं ना, उनके लिए भी वो नोट्स बहुत ही इंपॉर्टेंट होंगे, क्योंकि मेंस का अप्रोच क्या होना चाहिए यूपीएससी में और स्टेट पीसीएस में, ये दोनों ही चीजें उसमें कवर की जाएंगी। इसलिए उसमें थोड़ा सा 1 से 2 दिन का काम है, उसके बाद वो क्लियर आउट हो जाएगा तो सारी चीजें इजीली अवेलेबल भी हो जाएंगी और क्लासेस भी हमारी उसकी रेगुलर हो जाएंगी। तो पीटी 365 इसी वजह से बस 1 से 2 दिन डिले हो रही थी, लेकिन अब नहीं होगी, प्रॉमिस करता हूं आप लोगों से। और आपकी नाराजगी बिल्कुल जायज है और आप लोगों का कोई भी अगर सुझाव हो, सजेशन हो, तो आप लोग हमें पोस्ट कर सकते हो, टेलीग्राम पे कमेंट कर सकते हो या फिर वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में कमेंट सेक्शन में आप कमेंट कर सकते हो, जहां पे मैं उस पर फोकस करके उसको भी सुधार करने की कोशिश करूंगा। तो चलिए शुरू करते हैं आज के इस लेक्चर को। तो आगे बढ़ने से पहले एक छोटी सी रिक्वेस्ट है, चैनल पे पहली बार हो तो सब्सक्राइब कर लेना दोस्तों, फॉलो कर लेना और डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिए गए टेलीग्राम चैनल के लिंक को फॉलो कर लीजिए, ज्वाइन कर लेना, क्योंकि वहां पर ये पीडीएफ जो आपके सामने इस समय दिख रही है अंडरलाइन और कुछ इंपॉर्टेंट बातों के साथ, ये पीडीएफ कल शाम को आपको पोस्ट कर दी जाएगी जब ये पूरी क्वालिटी कंप्लीट हो जाएगी। और कमेंट में बता देना कौन सी हमें नेक्स्ट शुरू करनी है, एनवायरमेंट या इकोनॉमिक्स। तो चलिए शुरू करते हैं। हमारे सामने सेगमेंट है आपका क्या है इंपॉर्टेंट कि महत्वपूर्ण अधिनियम, जिसमें सबसे इंपॉर्टेंट है नारी शक्ति वंदन अधिनियम, जो कि संवैधानिक संशोधन की बात करेंगे तो 106 नंबर पे था। और अगर मैं बिल की बात करूं 128। बिल का मतलब होता है जो विधेयक जिसे हम कहते हैं, जब सदन के द्वारा प्रस्तुत किया जाता है या सदन की जो है कि पारित हो जाता है, लेकिन जब राष्ट्रपति की अनुमति मिल जाती है, उस पर साइन हो जाता है, तब वो अधिनियम बन जाता है। इट मीन्स कि बिल से कन्वर्ट होकर वो एक्ट के रूप में आ जाता है। और इसीलिए हम यहां पर देखेंगे एक्ट 2023, इट मीन्स कि एक्ट के नंबर पे 106 है, लेकिन बिल के नंबर पे 128। इससे ही पता चलता है कि लगभग 22 बिल ऐसे थे जो पारित नहीं हो पाए होंगे। क्लियर है? अब यहां पे डिटेल से हम समझेंगे कि संविधान में 106वां संवैधानिक संशोधन 2023 को पारित किया गया, जिसके तहत लोकसभा, राज्य विधानसभा और राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र नई दिल्ली की विधानसभा में महिलाओं को 1/3 सीटों पर आरक्षण प्रदान करने का प्रावधान किया गया है। यानी जो अभी तक क्या होता था कि महिलाएं कुछ अपने से ही राजनीतिक दलों से टिकट लेके या निर्दलीय रूप में जो है कि चुनाव जीतकर संसद में आती थी और फिर महिलाओं से संबंधित और जो मुद्दे होते थे उस पर विचार विमर्श करती थी और समाज से संबंधित जो भी मुद्दे होते थे उस पर अपनी विचार और राय रखती थी। लेकिन यहाँ पे क्या था कि हम आधी आबादी को अगर देखें, लगभग 49 या 48% महिलाएं हैं और लगभग 51 के आसपास पुरुष हैं। तो आप ये देखो कि आधी आबादी जो हमारे देश के समाज निर्माण में और कानून निर्माण में महत्वपूर्ण भूमिका निभा सकती है, उसकी संख्या कितनी, केवल 45, 46, 50, 60 ऐसे है। तो इसके लिए बहुत लंबे समय से प्रावधान भी किया जा रहा था, लेकिन किसी भी कारण से पारित नहीं हो पा रहा था। तो वर्तमान केंद्र सरकार के द्वारा इसे पारित किया गया और अब जितनी भी सीट है 543 लोकसभा में या फिर राज्य विधानसभा में जो भी सीटें हैं, वहां पर रिजर्वेशन दिया जाएगा 33% का, यानी 1/3 लगभग सीटें रिजर्व रहेंगी महिलाओं की। तो मैं कह सकता हूं कि लगभग अगर आप देखोगे तो 180 के आसपास जो है कि सीटें महिलाओं की रहेंगी। और ये एक बहुत ही बड़ा ड्रास्टिक चेंज है कि जब 180 महिलाएं सांसद के रूप में सदन के अंदर पहुंचेंगी तो बहुत सारे ऐसे मुद्दों पर जो है कि नई विचार और नए राय रखेंगी, जो कि वो रोजमर्रा की जिंदगी में ऐसी समस्याओं से जूझती हैं। तो काफी अच्छा इनिशिएटिव है। लेकिन यहाँ पे जो स्टैटिक पोर्शन बन सकता है यूपीएससी के लिए स्टेटमेंट वाइज, तो वो कौन कौन सा है उसको ध्यान देना है। सबसे पहले इंपॉर्टेंट कि यहाँ पे राज्यसभा को नेग्लेक्ट कर दिया गया और राज्य विधान परिषद को भी हटा दिया गया, केवल लोकसभा, राज्य विधान
विधानसभा और दिल्ली में दिया जा रहा है, जहां पे सरकारें बैठती हैं उसमें जो है कि रिजर्वेशन दिया गया है। अगर इसके प्रावधान की बात करें तो आर्टिकल नंबर 239 ए जो कि दिल्ली से संबंधित है, यहां पर महिलाओं को आरक्षण दिया जाएगा और 239 ए में कुछ संशोधन भी किया जाएगा। लेकिन इसी के साथ लोकसभा और राज्य विधानसभा में आरक्षण देने के लिए कुछ पुराने आर्टिकलों में संशोधन किया जा रहा है। जैसे लोकसभा के लिए क्या आरक्षण के प्रावधान होते हैं, आर्टिकल नंबर 330 में प्रावधान होते हैं, और राज्य विधानसभा में आरक्षण के लिए 332 में प्रावधान होते हैं। तो 330 ए में सुधार किया गया और 332 ए जोड़ा गया है, यानी 330 ए जोड़ा गया और 332 ए जोड़ा गया। तो 330 ए लोकसभा से संबंधित है और 332 ए राज्य विधानसभा से संबंधित है। तो यहां पर क्या कहा गया कि जो 330 के अंतर्गत SC ST को जो रिजर्वेशन मिलता था लोकसभा में, उसमें महिलाओं को भी आरक्षण दिया जाएगा 1/3। यानी कि अगर मैं कहूं SC की सीट जो है कि 84 है और 47 सीट आपकी ST की है, तो 84 का 1/3 अब महिलाओं को दिया जाएगा और 47 का 1/3 अब महिलाओं को दिया जाएगा। ये आर्टिकल 330 में किया गया और यही सेम संशोधन 332 के तहत राज्य विधानसभा में भी किया जा रहा है। इज इट क्लियर? और आगे हम देखेंगे तो आर्टिकल नंबर 334 में एक नया प्रावधान जोड़ा गया 334 ए, जिसमें स्पष्ट कहा गया कि जब पहली जनगणना आयोजित होगी इस अधिनियम के लागू होने के बाद और परिसीमन प्रक्रिया जब पूरी हो जाएगी तब इसे लागू किया जाएगा। तो मैं स्पष्ट भाषा में कह दूं, यूपीएससी अगर पूछता है कि क्या 2024 के इलेक्शन में इस अधिनियम को लागू किया जा रहा है, तो बिल्कुल नहीं किया जा रहा है, क्योंकि अभी तक कोई जनगणना हुई नहीं। 2021 में होनी थी, अभी तक कोई जनगणना नहीं हुई है। जब नई जनगणना होगी और तब नए नए जो है कि संख्या आएंगे, नई महिलाओं के आंकड़े आएंगे, उसके बाद हम इस नियम को लागू करेंगे। दूसरी बात, इसमें एक सनसेट क्लॉज रखा गया है। सनसेट क्लॉज का मतलब है कि कानून जिस दिन लागू हो जाएगा, अभी केवल कानून बना है, इसे मंजूरी दे दी गई है, अभी लागू नहीं हुआ। लागू मतलब आरक्षण का प्रावधान अभी लागू नहीं हुआ है। जिस दिन नई जनगणना हो जाएगी, नया परिसीमन आयोग गठित हो जाएगा, तब इसकी जनगणना के बाद इसे लागू किया जाएगा और उस समय से लेकर 15 वर्षों तक इसे जारी रखा जाएगा। हालांकि संसद कानून बनाकर महिलाओं के आरक्षण की अवधि को आगे भी बढ़ा सकती है। तो केवल और केवल राज्य विधानसभा से संबंधित भी आरक्षण के लिए कानून कौन बनाएगा? संसद बनाएगी। और इसी लूप होल्स पे यूपीएससी आपसे पूछेगी कि क्या राज्य विधानसभा भी महिलाओं के आरक्षण के लिए प्रावधान को आगे बढ़ा सकती है? तो बिल्कुल नहीं, ये अधिकार केवल और केवल संसद को दिया गया। क्यों? क्योंकि ये प्रावधान संवैधानिक संशोधन के द्वारा जोड़ा जा रहा है और संवैधानिक संशोधन को शुरू करने का या इसे लागू करने का या इसे संशोधन करने का अधिकार केवल और केवल संसद को है, चाहे उसमें लोकसभा हो चाहे राज्यसभा हो। इज इट क्लियर? दूसरी बात करेंगे कि जम्मू और कश्मीर के जो दूसरा संवैधानिक संशोधन 2023 और केंद्र शासित प्रदेश सरकार संशोधन अधिनियम 2023 भी संसद के द्वारा अधिनियमित किए गए और इसमें स्पष्ट कहा गया, जब ये कानून बनाया गया था तब केवल दिल्ली तक सीमित था यूनियन टेरिटरीज के रूप में, लेकिन अब 2 और यूनियन टेरिटरीज को इसमें लागू करना चाहते हैं, जिसमें एक पुदुचेरी विधानसभा और दूसरी जम्मू कश्मीर विधानसभा, जहां पे महिलाओं को 33% आरक्षण करना चाहते हैं। तो ये भी जो है कि अधिनियमित किए गए और इसमें इन 2 यूनियन टेरिटरीज को भी इंक्लूड किया गया है। तो ये तो था केवल पहला प्रावधान जो मैंने आपको बता दिया, यानी पहला संवैधानिक संशोधन अधिनियम। तो नेक्स्ट हमारा टॉपिक रहेगा, क्या रहेगा? मल्टी स्टेट कोऑपरेटिव सोसाइटीज अमेंडमेंट एक्ट 2023। अब होता क्या है, जैसे कोऑपरेटिव सोसाइटीज की बात करें तो 97 अमेंडमेंट के द्वारा इसे जो है कि मूल अधिकार भी बनाया गया और डीपीएसपी में भी शामिल कर दिया गया, मूल कर्तव्य में भी शामिल किया गया, कई मतलब नई नई अनुसूचियों में भी जोड़ा गया। तो कई सारे इसमें संशोधन किए गए। लेकिन अब क्या हो रहा है कि जो अलग अलग स्टेट में जो कोऑपरेटिव सोसाइटीज है उसके लिए एक प्रावधान किया गया कि मल्टी स्टेट कोऑपरेटिव जो प्रोग्राम्स है उसे लॉन्च किया जाए, ताकि अलग अलग स्टेट की जो कोऑपरेटिव सोसाइटीज है वो एक साथ काम करके अपना प्रोग्रेस को और अपनी स्थिति को सुधार कर पाए। तो इसके बारे में इस टॉपिक को डिटेल से पढ़ेंगे और वीडियो अच्छी लग रही हो तो लाइक कर देना दोस्तों, और पहली बार हो चैनल पर तो फॉलो कर लेना। इसी तरीके से रेगुलर मैं आपको पीटी 365 जल्दी से जल्दी कंप्लीट कराऊंगा। मेरे ऊपर भी बहुत सारा वर्कलोड है, आप लोगों के लिए ही मैं काम कर रहा हूँ, कोई अपने लिए नहीं कर रहा हूँ। तो आप भी मेरी बात को समझा करिए। थोड़ी सी समस्याएं हैं जो 1 से 2 दिन में कंप्लीट हो जाएंगी मेंस की, फिर उसके बाद रेगुलर आपको सारी क्लासेस मिलेंगी। और कोशिश करूंगा कि जैसे मैं पहले मंथली मैगजीन शुरू करता था तो दिसंबर तक सारा करंट अफेयर्स इसमें शामिल है, जनवरी का भी मैं इसके साथ पैरेलल लेकर चलने की कोशिश करता हूं। तो चलिए टॉपिक पर आते हैं दोबारा। यहां पर आप देखोगे कि राष्ट्रपति महोदय ने 2022 के इस बिल को मंजूरी दे दी गई है और साथ में ये किस अधिनियम में संशोधन करेगा, तो 2002 के अधिनियम में संशोधन कर रहा है, यानी कि लगभग 20 साल पुराने एक्ट में संशोधन कर रहा है। लेकिन उससे पहले हम 2002 के बारे में समझ लेते हैं कि क्या था। तो बहुराज्य सहकारी सोसाइटी अधिनियम 2002 के बारे में जब आप समझोगे तभी आप चीजों को समझ पाओगे कि अब जो संशोधन हो रहे हैं वो क्या क्या परिवर्तन लाएंगे।
पहली चीज, उन सहकारी समितियों से संबंधित कानूनों को समेकित और संशोधित करना जिनके उद्देश्य एक राज्य तक ही सीमित नहीं है और जो एक से अधिक राज्यों में सदस्यों के हितों की पूर्ति करती है। जैसे दो प्रकार की होती है ना कोऑपरेटिव सोसाइटी, एक होती है कि जो उसी राज्य के अंतर्गत काम करती है और उसी राज्य के कानूनों का पालन करती है, कोऑपरेटिव सोसाइटीज एक्ट के द्वारा जो है कि जिसको हम लोग कहते हैं 1860 होता है 1860, ठीक है, सोसाइटी अधिनियम जिसको कहते हैं उसके तहत होते हैं। लेकिन कुछ कोऑपरेटिव सोसाइटीज ऐसी होती हैं जिनके दो या दो से अधिक राज्यों तक जो है कि उनका विस्तार होता है, अलग अलग जगह पे सदस्य होते हैं और उनके हितों की पूर्ति होती है। तो ये 2002 का प्रावधान था। हालांकि उस समय ये जो MSCS लिखा है, ये इन शॉर्ट है मल्टी स्टेट कोऑपरेटिव सोसाइटीज एक्ट 2002 के तहत 3 स्तर की बहुराज्य सहकारी समितियों गठन की मंजूरी थी। एक था राष्ट्रीय बहुराज्य सहकारी निर्यात समिति यानी निर्यात से संबंधित, दूसरा राष्ट्रीय बहुराज्य सहकारी जैविक ऑर्गेनिक समिति यानी ऑर्गेनिक थी, और राष्ट्रीय बहुराज्य सहकारी बीज समिति। तो ये 3 अलग अलग प्रकार की थी। अब इसमें जो नया संशोधन हो रहा है वो क्या क्या हो रहा है ये समझना हमें जरूरी है। जैसे अधिनियम के अगर हम मुख्य बिंदुओं पर विचार करें, 2023 का जो संशोधन हो रहा है उसके अंतर्गत आप देखोगे कि सहकारी निर्वाचन प्राधिकरण का एक गठन किया गया जिसमें एक अध्यक्ष महोदय, एक उपाध्यक्ष और अधिकतम 3 सदस्य शामिल होंगे। तो टोटल अगर आप देखोगे 1 + 1 + 3 = 5, यानी 5 टोटल मेंबर्स इसमें रहेंगे, जिसमें एक अध्यक्ष, एक उपाध्यक्ष और 3 सदस्य। और इनका जो है कि केंद्र सरकार चयन समिति के सुझावों के आधार पर इनकी नियुक्ति करेगी, यानी इनकी कोई अलग से चयन समिति होगी जो इन 5 लोगों की जो है कि नॉमिनेटिंग करेगी कि एक अध्यक्ष, एक उपाध्यक्ष और 3 सदस्य। फिर केंद्र सरकार इस पे जो है कि नियुक्ति कर देगी इनकी। क्लियर हो गई बात। और दूसरी बात अगर हम करें तो यहां पे ध्यान देना कि सहकारी समितियों का यहां पे समामेलन और विभाजन, इसको लेकर कहा जा रहा है कि राज्य सहकारी समितियों को संबंधित राज्य कानूनों के तहत पंजीकृत मौजूदा मल्टी स्टेट कोऑपरेटिव सोसाइटीज में विलय करने की अनुमति भी दी जा रही है। यानी जो केवल एक राज्य तक अब सीमित हुआ करती थी, उनको यह भी सुविधा दी जा रही है कि आप चाहे तो मल्टी स्टेट कोऑपरेटिव सोसाइटीज में भी विलय कर सकते हो। इसका फायदा क्या होगा, जैसे होता है कि बहुत बड़ी बड़ी जो कोऑपरेटिव सोसाइटीज होती हैं जिनके पास बहुत अधिक फंडिंग होती है, बहुत अधिक सदस्य होते हैं, बहुत अधिक जो है कि मेंबर्स होते हैं उनके साथ काम करने के लिए, तो वो 3-4 राज्यों में एक साथ ऑपरेट कर पाती हैं, एक साथ जो है कि अपने काम को संचालित कर पाती हैं। लेकिन कई सारी ऐसी कोऑपरेटिव सोसाइटीज होती हैं जो बहुत छोटे छोटे स्तर की होती हैं, वो एक राज्य के अंदर ही सीमित रह जाती हैं, लेकिन वो भी अपने दूसरे राज्य में अपना विस्तार करना चाहती हैं, लेकिन उनके पास फाइनेंशियल सपोर्ट नहीं होता है, कोई रूल्स रेगुलेशन नहीं होते, कोई बहुत बड़ा स्टाफ नहीं होता है। तो उनको भी ये सुविधा दे दी गई कि आप भी अब मल्टी स्टेट कोऑपरेटिव सोसाइटीज में अपना विलय कर सकते हो और उसके साथ अपनी आर्थिक स्थिति के साथ अपनी क्षमता का विस्तार कर सकते हो। अब जैसे मैं अमूल की बात करूं, जो अमूल आणंद गुजरात में स्थित है, ये भी एक कोऑपरेटिव सोसाइटीज का एग्जांपल है, लेकिन ये बहुत बड़ी कोऑपरेटिव सोसाइटीज है जो लगभग 5 से 6 स्टेट में जो है कि डिस्ट्रीब्यूटेड है और 5 से 6 स्टेट में अपने पूरे क्षेत्रीय स्तर पे कार्यालय खोल के अपने काम कर रही है, क्योंकि इसके पास पैसा भी है, पावर भी है, हर चीज है। लेकिन छोटी छोटी जो कोऑपरेटिव सोसाइटीज है उनको ये अप्रोच दिया जा रहा है कि आप इसमें भी शामिल हो सकते हो। वहीं रुग्ण सहकारी समितियों के पुनरुद्धार, रुग्ण का मतलब होता है जो खराब हो चुकी है या जिसके कार्य करने की कोई क्षमता नहीं बची है, बस केवल बस जीवन को खींच रही है एक तरीके से, यानी अपनी कार्यप्रणाली को बस खींचे जा रही है कैसे भी करके, लेकिन उनमें अब जीवित होने की ताकत नहीं रहेगी। तो उन्हें पुनरुद्धार करने के लिए सहकारी पुनर्वास, पुनर्निर्माण और विकास कोष की शुरुआत की गई है ऐसी रुग्ण सहकारी समितियों को सही करने के लिए। वहीं शिकायतों के निपटारे की बात करें तो केंद्र सरकार प्रादेशिक क्षेत्राधिकार वाले एक या अधिक सहकारी लोकपाल की नियुक्ति भी कर सकता है और लोकपाल के निर्देशों के खिलाफ आप केंद्रीय रजिस्ट्रार के पास अपील भी दायर कर सकते हो कि अगर आप सहकारी लोकपाल के निर्देशों से या उसके आदेशों से सहमत नहीं हो तो केंद्रीय स्तर के जो रजिस्ट्रार होंगे उनके पास आप इनकी शिकायत कर सकते हो या उनके खिलाफ कर सकते हो। वहीं निर्देशक मंडल की अगर हम संरचना पढ़ें तो कई बार ये यूपी पीसीएस के प्रीलिम्स में पूछा गया है कि कोऑपरेटिव सोसाइटीज में मैक्सिमम कितने निर्देशक हो सकते हैं निर्देशक, तो अधिकतम 21 हो सकते हैं और एक बहुराज्यीय सरकारी समिति के बोर्ड से, यानी मल्टी स्टेट जो कोऑपरेटिव सोसाइटीज है उसमें अधिकतम 21 सदस्य हो सकते हैं निदेशक, और जिसमें 2 बातें कंपलसरी हैं। पहली कि एक अनुसूचित जाति या जनजाति का सदस्य होना चाहिए, यानी SC ST का एक सदस्य होना चाहिए, और दूसरी जो कंडीशन है उसमें 2 महिला सदस्य भी होने चाहिए। तो इट मीन्स कि इस 21 में से 3 ऐसे मिनिमम सदस्य तो होने चाहिए जो 2 महिला होंगी और एक SC ST कैटेगरी से बिलोंग करेगा। तो ये भी एक नए प्रावधान किए गए इसमें। वहीं अगर हम सहकारी समितियों के बारे में कुछ बेसिक जानकारी कलेक्ट करें तो देखिए समान आवश्यकता वाले व्यक्तियों का एक स्वैच्छिक संगठन होता है। कैसा संगठन होता है? स्वैच्छिक संगठन होता है जो साझा आर्थिक हितों की प्राप्ति के लिए कार्य कर रहे होते हैं। और सहकारिता की बात करें तो ये कोऑपरेटिव जो होता है ये राज्य सूची का एक विषय होता है। हालांकि महाराष्ट्र में सहकारी समितियों की संख्या सबसे अधिक है 663 और उत्तर प्रदेश सेकंड स्थान पे आता है 168 स्थान के साथ। तो सेकंड नंबर पे आपका यूपी होता है। अब जरा हम बात कर लेते हैं सहकारी समितियों के लिए कुछ संवैधानिक कानून भी है।
पहली चीज कि 7वीं अनुसूची के अंतर्गत सहकारी समिति किसमें आती है? राज्य सूची के अंतर्गत आती, पहला प्रावधान। दूसरा, 97 अमेंडमेंट 2011 के द्वारा सहकारी समितियों को मौलिक अधिकार भी बनाया गया, आर्टिकल नंबर 19(1)(c), जिसमें आपने पढ़ा होगा कि आर्टिकल नंबर 19(1)(c) ए बी सी ई, मतलब ABCDEF, ये 6 पढ़े होंगे। और सी वाले में आपने पढ़ा होगा संघ बनाने की अधिकार। संघ बनाने का मतलब हो गया यहाँ पे आप सहकारी समिति भी बना सकते हो। दूसरा, इसी अमेंडमेंट के द्वारा एक और परिवर्तन किया गया कि स्वैच्छिक गठन, स्वायत्त कामकाज, लोकतांत्रिक नियंत्रण और पेशेवर प्रबंधन को बढ़ावा देने के लिए राज्य के नीति निर्देशक तत्व आर्टिकल नंबर 43B में भी ऐड किया गया। अच्छा, 43 आर्टिकल किससे संबंधित है, ये आप लोग कमेंट सेक्शन में जरा बताइएगा। और साथ में एक भाग भी जोड़ा गया, भाग 9B। और 9 की अगर हम बात करें और 9A की बात करें, अगर आप इसमें देखोगे तो भाग 9 जो है कि आपका किससे संबंधित है और भाग 9A किससे संबंधित है, ये भी आप लोग कमेंट सेक्शन में बताइएगा। सहकारी समितियों के निगमन, बोर्ड के सदस्यों पदाधिकारियों के लिए शर्तें सहकारी समितियों के प्रभावी प्रबंधन से संबंधित है, जो कि आर्टिकल 243ZH से लेकर 243ZT तक इसमें शामिल होगा। तो कहीं ना कहीं 97वें संवैधानिक संशोधन 2011 के द्वारा इसको मौलिक अधिकार का दर्जा भी मिला, इसको DPSP का भी दर्जा मिला गया और इसके द्वारा एक नए पार्ट को भी ऐड किया गया है। क्लियर है इतनी बात। और यहां पे आप देखोगे कि बहु राज्य सहकारी समिति अधिनियम 2002, इसे ही चेंज किया गया 2023 के संशोधन से। क्या प्रावधान था कि एक या अधिक राज्यों से संचालित होने वाली सहकारी समितियों के पंजीकरण का यह प्रावधान था, जो एक या एक से अधिक, मतलब कि एक से अधिक स्टेट में अगर ऑपरेट हो रही, संचालित हो रही है, तो मल्टी स्टेट हो गया और इसे ही चेंज करने के लिए 2023 का प्रावधान लाया गया था। इतनी बात क्लियर। अब चलते हैं हम अगले नेक्स्ट टॉपिक पे, सिनेमेटोग्राफ संशोधन अधिनियम 2023। अब यहां पर अगर हम बात करेंगे तो फिल्म प्रसारण के संबंध में होगी ये बात। तो अगर इसमें हम देखना चाहेंगे कि राष्ट्रपति महोदय ने सिनेमेटोग्राफी संशोधन अधिनियम 2023 को सबसे पहले मंजूरी दे दी। और दूसरी बात, ये कौन से अधिनियम में चेंजेस करेगा, तो 1952 के अधिनियम में ये चेंजेस कर रहा है। किस में चेंज कर रहा है? 1952 के अधिनियम। और आगे अगर हम देखें तो इस अधिनियम को सिनेमेटोग्राफ फिल्मों के प्रदर्शन हेतु प्रमाणित करने और सिनेमेटोग्राफ का उपयोग करके प्रदर्शनों को विनियमित करने के संबंध में प्रावधान किया जाता है। अगर हम बात करें 1952 के अधिनियम के माध्यम से सेंट्रल बोर्ड ऑफ फिल्म सर्टिफिकेशन यानी कि केंद्रीय फिल्म प्रमाणन बोर्ड का गठन भी किया गया था 1952 के अधिनियम के तहत ही। और यह बोर्ड फिल्म के प्रदर्शनों पर भी रोक लगा सकता है। कैसे? फिल्म के प्रदर्शन पे जो अगर समाज के खिलाफ हो या समाज में अनैतिकता या किसी प्रकार का जो है कि दंगा सांप्रदायिकता अगर फैला रही है, तो ऐसे में ये प्रदर्शन को भी रोक सकता है। तो कौन कौन सी कैटेगरी होती है जिसपे ये प्रमाण पत्र देता है? तो एज के आधारित होती है। जैसे अगर हम यूनिवर्सल एडल्ट श्रेणी के तहत 3 आयु आधारित होती है। यूनिवर्सल एडल्ट यानी 7+ यानी 7 साल से ऊपर के बच्चे ऐसी मूवी देख सकते हैं, या 13+ देख सकते हैं, या 16+ देख सकते हैं। तो ये 3 कैटेगरी होती है, लेकिन ये केवल अनुशंसात्मक होती है। वहीं टेलीविजन और इन मीडिया के लिए अलग अलग प्रमाण पत्र भी होता है, जैसे A और S प्रमाण पत्र। तो एक अलग प्रमाण पत्र जारी करने की आवश्यकता होगी। वहीं ये जो प्रमाण पत्र जारी किए जाते हैं, ये किसी पिक्चर के लिए 10 वर्ष तक केवल वैधता होती है, और ये प्रमाण पत्र 10 वर्ष की वर्तमान वैधता के विपरीत हमेशा के लिए वैध होंगे। ठीक है, ये चीज यहाँ पे ध्यान देना कि जो 1952 का जो एक्ट था ना, उसमें केवल 10 वर्ष की वैधता थी, लेकिन अब क्या कर दिया गया? परमानेंटली कर दिया गया कि आप हमेशा के लिए जो है कि इसकी वैधता बना सकते हो। और अगर हम बात करें केंद्र सरकार की जो पुनरीक्षण शक्तियां हैं, तो भारत संघ बनाम KM शंकरप्पा वाद 2002 में, मतलब 2000 में सुप्रीम कोर्ट के निर्देश के अनुरूप कहा गया कि अधिनियम की धारा 6(1) को निरस्त करता है। कौन सा? जो आपने अभी 1952 के अधिनियम की बात की थी। ठीक है। वहीं अगर हम और भी चीजों को पढ़ें तो इसमें आप देखोगे कि फिल्मों की अनाधिकृत रिकॉर्डिंग करना या उनके अनाधिकृत प्रदर्शन पर भी रोक लगाता है ये जो नया वाला अधिनियम है, और इसे कॉपीराइट अधिनियम 1957 के प्रावधानों के तहत दंडनीय अपराध भी बनाता है। जैसे आप देखोगे, कई बार आप लोग देखोगे कि कोई नई नई मूवी जब रिलीज होती है तो उसकी जो है कि हॉल डबिंग हमें मिलने लगती है, मार्केट में 5 रुपए 10 रुपए मूवी मिल जाती है, तो वो हॉल के अंदर शूटिंग की जाती है, यानी कि कोई ना कोई व्यक्ति किसी मोबाइल के माध्यम से उसकी रिकॉर्डिंग कर रहा होता है। और ऐसे में कंपनी का जो मालिक है या जो मूवी का मालिक है या जो उस थिएटर का मालिक है, वो इस अनाधिकृत रिकॉर्डिंग और प्रदर्शन पर रोक लगा सकता है और साथ में दंडनीय घोषित भी कर सकता है। क्लियर है। और पायरेसी को एक आपराधिक अपराध के रूप में वर्गीकृत किया गया है और 3 साल तक की इसके लिए कारागार की सजा भी हो सकती है, या फिल्म के उत्पादन की लागत 5% जुर्माना, या दोनों का प्रावधान हो सकता है अगर आप इस तरीके का काम कर रहे हो। तो ध्यान दिया करो, ऐसे काम मत किया करो, आजकल जो है कि बहुत प्रॉब्लम आ रही है। ठीक है। बात करेंगे CBFC की, सेंट्रल बोर्ड ऑफ फिल्म सर्टिफिकेशन। तो ये पहली चीज है कि सांविधिक निकाय है। कैसा निकाय? सांविधिक, क्योंकि इसको अधिनियम के द्वारा संसद ने निर्मित किया और सिनेमेटोग्राफ अधिनियम 1952 के तहत इसको नियंत्रित किया जाता है, यानी इसका गठन किया गया, और ये सूचना प्रसारण मंत्रालय के अधीन काम करता है। इसके कुछ गैर सरकारी सदस्य होते हैं
और एक अध्यक्ष शामिल होता है और सभी की नियुक्ति केंद्र सरकार के द्वारा ही की जाती है। किसके द्वारा की जाती है? केंद्र सरकार के द्वारा। इसके हालांकि वर्तमान में 9 क्षेत्रीय कार्यालय कितने हैं दोस्तों? ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है। 9 क्षेत्रीय कार्यालयों में कौन कौन से हैं? जैसे मुंबई हो गया, कोलकाता हो गया, चेन्नई, बंगलुरु, तिरुवनंतपुरम, हैदराबाद, नई दिल्ली, कटक, गुवाहाटी। तो ये प्रमुख प्रमुख जो है कि 9 क्षेत्रीय कार्यालय भी इसके स्थित हैं। अब आगे देख लेते हैं इसमें हम और अगले टॉपिक की ओर देखें तो भारत में ओटीटी का दोस्तों बहुत ही ज्यादा ट्रेंड आ चुका है ओवर द टॉप प्लेटफॉर्म। जैसे आपका अमेजॉन हो गया, अमेजॉन प्राइम जिसे हम कहते हैं, नेटफ्लिक्स हो गया, या फिर सोनी लिव हो गया, जी5 हो गया, हॉटस्टार हो गए। बहुत सारे ऐसे ऑनलाइन प्लेटफॉर्म्स आ चुके हैं जहां पर आप किसी भी प्रकार का कंटेंट देख सकते हो और इसी को रेगुलेट करने के लिए एक नया प्रावधान को शुरू किया जा रहा है। तो इसको जरा पढ़ते हैं और इसको समझते हैं कि वो क्या प्रावधान है। अगर हम इसमें फोकस करें तो यहां पर आप देखोगे कि डिजिटल प्रकाशक कंटेंट शिकायत परिषद यानी कि डीपीसीजीसी ने आईटी नियमावली 2021 के आधार पर ओटीटी पर दंडात्मक कार्रवाई की एक सिफारिश की है कि अगर ओटीटी के द्वारा कुछ ऐसा कंटेंट प्रेजेंट किया जा रहा है, गलत कंटेंट, तो आप इस पे जो है कि दंडात्मक कार्रवाई भी कर सकते हो। हालांकि ओटीटी होता क्या? ये एक ऐसी सेवाएं हैं जो सीधे इंटरनेट के माध्यम से फिल्मों, टीवी कार्यक्रम तथा अन्य मीडिया कंटेंट तक आपकी पहुंच प्रदान करता है, जिसके लिए किसी केबल या सैटेलाइट का उपयोग नहीं किया जाता है। अब जैसे बहुत सारे आप देखोगे अमेजॉन प्राइम पे, नेटफ्लिक्स पे, हॉटस्टार पे वर्गल कंटेंट भी शो किया जाता है, चाहे वो सेक्सुअल कंटेंट हो या गाली गलौज एब्यूजिंग कंटेंट हो या मेंटली हैरेसमेंट के कंटेंट हो या फीमेल जो है कि हैरेसमेंट के कंटेंट। बहुत सारे ऐसे कंटेंट को प्रेजेंट किया जाता है जिस पर किसी भी फिल्म जो प्रसारण बोर्ड होता है उसकी कोई रोक टोक नहीं होती, कोई रेगुलेशन नहीं होता। और इसीलिए डिजिटल प्रकाशक कंटेंट शिकायत परिषद ने यह सिफारिश की कि इस पे भी अब दंडात्मक कार्रवाई की जानी चाहिए कि अगर ये समाज में कुछ अराजकता जैसी फिल्मों को शुरू करता है। आप बहुत सारी मूवीज में आप देखो, मिर्जापुर सबसे बेस्ट वेब सीरीज रह चुकी है। ये वेब सीरीज के तौर पे ही तो आई थी। और मिर्जापुर किस पे आई थी? ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पे आई थी, जिसमें बहुत जो है कि गालियां दी गई हैं भोजपुरी कल्चर में। वहीं आप आश्रम मूवी को देखो, आश्रम में भी जो है कि बहुत सारी चीजें ऐसी दिखाई गई हैं। तो ऐसे जो प्लेटफॉर्म्स हैं ये इनका प्रयोग करते हैं। क्लियर है? तो इसी चीज को रेगुलेट करने पर बात की जा रही है। और ओटीटी को अगर हम देखें तो ओटीटी प्लेटफॉर्म्स को ऑनलाइन क्यूरेटेड कंटेंट का प्रकाशक भी कहा जाता है। ऐसे कंटेंट जो कि नॉर्मल जो है कि समाज में थिएटर वगैरह में नहीं दिखाए जा सकते, तो इसको ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पे दिखाया जाता है। और इसमें बात करेंगे तो प्रसारित होने वाले कई सारे इस पे कानून लागू होते हैं, जैसे सूचना प्रौद्योगिकी अधिनियम 2000, भारतीय दंड संहिता 1860 और स्त्री अशिष्ट रूपेण प्रतिषेध अधिनियम 1986। मतलब कोई ऐसा अधिनियम भी लगता है, नियम लगता है जिसमें स्त्री के खिलाफ अगर कोई काम आप कर रहे हो तो। और नए आईटी नियम जो 2021 आया, इसमें कहा गया कि जो अधिनियम 2000 था उसकी धारा 87(2) के तहत सूचना प्रौद्योगिकी दिशा निर्देश डिजिटल मीडिया आचार संहिता की नियमावली जारी की गई है, और जिसके तहत कहा गया कि सूचना और प्रसारण मंत्रालय ओटीटी और ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर प्रसारित कंटेंट को रेगुलेट कर सकता है। इट मींस कि सूचना और प्रसारण मंत्रालय अब ऑनलाइन जो प्लेटफॉर्म पे जो कंटेंट प्रसारित होते हैं उनको भी कंट्रोल कर सकता है, उन्हें भी रेगुलेट कर सकता है कि आपको कौन सा समाज के लिए दिखाना है, कौन सा नहीं दिखाना है। तो इन सब चीजों पे बात होती है। और इसमें भी अगर हम कहें तो ऑनलाइन समाचार हो गया, ओटीटी प्लेटफॉर्म्स हो गए, डिजिटल मीडिया के लिए आचार संहिता भी तैयार की जा रही है। और ओटीटी प्लेटफॉर्म्स को भी 5 आयु आधारित श्रेणियों में वर्गीकृत किया गया है। अभी हमने 3 आयु आधारित पढ़े, लेकिन हम सिर्फ 5 पढ़ेंगे। तो जैसे एक तो होता है यूनिवर्सल। यूनिवर्सल का मतलब कोई भी देख सकता है, 1 साल के बच्चे से लेकर बूढ़े तक भी देख सकते हैं। यूनिवर्सल एडल्ट का मतलब 7 साल से ऊपर का बच्चा देखेगा, 7 साल से नीचे के बच्चे नहीं देखेंगे। यूनिवर्सल एडल्ट 13+ यानी 13 साल से ऊपर का, या यूनिवर्सल एडल्ट 16+, या फिर एडल्ट केवल 18 साल से ऊपर। अक्सर ऐसी मूवीज होती है जिसमें थोड़ा सा एब्यूज हो, गाली गलौज हो, या सेक्सुअल कंटेंट दिखाया गया हो, या महिला के साथ गलत बिहेवियर दिखाया गया हो, तो उसमें पहले लिख दिया जाता है कि ये 18 साल से ऊपर के बच्चों के लिए ही है, 18 साल से नीचे के बच्चों को इसमें नहीं दिखाना। तो उसे हम एडल्ट कंटेंट में भी डाल सकते हैं। और इसमें जो नियम बनाया गया, इसमें कहा गया कि उद्योग के स्तर पे स्व विनियमन होना चाहिए और मंत्रालय के स्तर पे मुख्य निगरानी तंत्र रहेगा। इट मींस कि ओटीटी प्लेटफॉर्म्स पे जो भी इंडस्ट्री के द्वारा जो भी मूवीज वगैरह प्रेजेंट की जाती हैं, तो ये उनकी स्व विनियमन की, सेल्फ रेगुलेशन की पॉलिसी है, और साथ में मंत्रालय के द्वारा इस पर रेगुलेशन जो है कि निगरानी के स्तर पे किया जाता है। क्लियर? अब यहाँ पे हम डिजिटल प्रकाशक कंटेंट शिकायत परिषद की बात कर लेते हैं क्योंकि ये चर्चा में है। तो 2021 में इंटरनेट एंड मोबाइल एसोसिएशन ऑफ इंडिया के तत्वाधान में इसे स्थापित किया गया। 2021 में सूचना प्रसारण मंत्रालय के द्वारा ये पंजीकृत है, और यह मुख्य रूप से मान्यता प्राप्त एक स्वतंत्र और स्व विनियामकीय निकाय भी है जो ऑनलाइन क्यूरेटेड कंटेंट प्रदाताओं के लिए गठित किया गया, और उनके ऊपर जो है कि कंट्रोल भी करता है कि आप किस तरीके का कंटेंट दे रहे हैं। क्लियर है बात? अब हम चलते हैं अगले पॉइंट की ओर, जो हमारा डिजिटल व्यक्तिगत डेटा संरक्षण अधिनियम 2023 यानी डिजिटल पर्सनल डेटा प्रोटेक्शन एक्ट 2023 को लाया गया है। अब जैसे अगर मैं बात करूं तो आप क्या है, इस पे हालांकि चर्चा बहुत दिनों से चल रही थी कि जो हम लोग डेटा यूज करते हैं, चाहे व्हाट्सएप पे, फेसबुक पे, ऑनलाइन शॉपिंग पे, ऑनलाइन मार्केटिंग पे, पेमेंट ट्रांजेक्शन पे,
जितने भी अलग अलग प्लेटफॉर्म्स पे हम जितना भी ऑनलाइन डेटा यूज करते हैं, तो हमारे डेटा के लीक होने के भी खतरे रहते हैं। पता चले कोई हमें ब्लैकमेल करके हमारी बैंकिंग अकाउंट की डिटेल्स ले ले, हमारे सारे पैसे को हजम कर ले, या मेरी पर्सनल आईडी को जो है कि रिवील करके मुझे ब्लैकमेल कर सकता है किसी गलत काम में फंसा के, टेररिज्म के रूप में फंसा के। तो ऐसी स्थिति में सरकार क्या व्यवस्था कर रही है कि हमारे लोगों के डेटा को प्रोटेक्ट किया जाए? क्योंकि आजकल आप देखोगे टेक्नोलॉजी का जमाना है, हर एक व्यक्ति के हाथ में मोबाइल है, सब व्यक्ति डिजिटल रूप से हर एक काम को कर रहे हैं। तो ऐसे में उनकी सारी आईडी, सारे पासवर्ड, सारी आइडेंटिटी, सारी गोपनीयता सब कुछ डिजिटल प्लेटफॉर्म पे हो चुकी है। लेकिन ऐसे प्लेटफॉर्म की जरूरत थी, ऐसे मैकेनिज्म की जरूरत थी कि जिससे हम पर्सनली जो है कि डेटा को सुरक्षित रख सकें। कई बार इस पे सुप्रीम कोर्ट में भी मामला आया था, सुप्रीम कोर्ट ने दिशा निर्देश दिए, आदेश दिए, सरकार भी लगातार प्रयास करी थी। और इसी कड़ी में एक राष्ट्रपति महोदय जी के द्वारा डिजिटल व्यक्तिगत डेटा संरक्षण विधेयक 2023 को मंजूरी दे दी गई है, जिसको मैं कहूंगा डिजिटल पर्सनल डेटा प्रोटेक्शन एक्ट यानी डीपीडीपी। ठीक है, डीपीडीपी मैं बोलूंगा इन शॉर्ट में। अगर हम बात करें इसकी शुरुआत कहां से होती है, तो 2017 में के.एस. पुट्टास्वामी बनाम भारत संघवाद में निजता को यानी कि प्राइवेसी को मूल अधिकार के रूप में मान्यता दे दी गई। और इसके बाद न्यायमूर्ति श्री कृष्ण की अध्यक्षता वाली समिति ने 2018 में व्यक्तिगत डेटा संरक्षण के विधेयक की शुरुआती मसौदा भी प्रस्तुत किया था कि प्राइवेसी नाम की भी अगर जब मूल अधिकार हो चुका है, तो प्राइवेसी में हमारा डेटा भी प्राइवेसी होता है, हमारी जो है कि पर्सनल डिटेल भी होती है, बैंकिंग डिटेल्स भी, ये सब प्राइवेसी के अंतर्गत आते हैं। तो इससे सुरक्षित करना या इससे संरक्षण प्रदान करना ये सरकार का नैतिक कर्तव्य बन गया। तो ऐसी स्थिति में एक नया अधिनियम बनाया गया डीपीडीपी यानी कि डिजिटल पर्सनल डेटा प्रोटेक्शन एक्ट। और इसमें क्या क्या प्रावधान है, तो इसे अगर हम समझें तो इस अधिनियम का मुख्य उद्देश्य है कि डिजिटल व्यक्तिगत डेटा की प्रोसेसिंग को विनियमित किया जाए और व्यक्तिगत डेटा के संरक्षण का अधिकार भी किया जाए। अब यहाँ पे डेटा की प्रोसेसिंग क्या होती है, डेटा फिड्यूसरी क्या होते हैं, डेटा प्रिंसिपल क्या होते हैं, ये अलग अलग शब्द आपको देखने को मिलेंगे जो यूपीएससी ऐसे शब्दों का प्रयोग करती है एग्जाम में। तो यहां समझोगे यह अधिनियम निम्नलिखित प्रावधानों के द्वारा डिजिटल व्यक्ति का डेटा संरक्षण करता है। यह अधिनियम डेटा प्रोसेसिंग अर्थात व्यक्तिगत डेटा का संग्रहण कहां हो रहा है, भंडारण कहां हो रहा है, उपयोग कहां हो रहा है, और डेटा फिड्यूसरी पर भी कुछ उत्तरदायित्व का निर्धारण करते हैं। डेटा फिड्यूसरी किसे कहा जाता है? जो इन डेटाओं का जो है कि रिकॉर्ड देखते, रिकॉर्ड को संभाल के रखते हैं, उसे हम डेटा फिड्यूसरी कहते हैं। इट मीन्स कि कह सकते हो कि जो हम लोग हैं, जो हमारा जो डेटा वगैरह भंडारण हो रहा है, संग्रह हो रहा है, उपयोग हो रहा है, ये सारी चीज डेटा प्रोसेसिंग में होगी और इसको सुरक्षित रखने की जिम्मेदारी डेटा प्रोड्यूसरी की होगी। अच्छा, डेटा प्रिंसिपल किसे कहते हैं? डेटा स्वामी यानी वह व्यक्ति जिससे संबंधित डेटा है और उसके भी अधिकार और कर्तव्य शामिल हैं। अब जैसे मान लीजिए आप लोग भी एक डेटा प्रिंसिपल और डेटा स्वामी कहला सकते हो। आपके कोई आधार कार्ड का डेटा, आपका बैंकिंग डेटा है, आपका जो है ऑनलाइन डेटा है, यूट्यूब डेटा है, इंस्टाग्राम का है, फेसबुक का है, बहुत सारे प्लेटफॉर्म्स के आपके डेटा है और आपके भी कुछ अधिकार और कर्तव्य निर्धारित किए गए। ऐसा नहीं कि आप कुछ गलत कंटेंट को जो है कि आप यूज कर रहे हो या गलत तरीके से आप समाज में भ्रामकता फैला रहे हो या आतंकवादी घटनाओं को अंजाम दे रहे हो और आपके डेटा को प्रोटेक्ट किया जाए, ये जरूरी नहीं है। क्योंकि आप कहीं ना कहीं देश की अखंडता, संप्रभुता को खतरा पैदा कर रहे हो, चुनौती पैदा कर रहे हो। तो ऐसे में आपके डेटा को प्रोटेक्ट करने की सरकार की जिम्मेदारी नहीं है, बल्कि उसे रिवील करेगी और रिवील करके जो है कि आपको सजा भी दिलवाएगी, क्योंकि आप देश की सुरक्षा के खिलाफ जाके काम कर रहे हो, समाज की सुरक्षा के खिलाफ जाके काम कर रहे हो। तो इसलिए आपके भी कुछ अधिकार होते हैं और आपके भी कुछ कर्तव्य होते हैं। अधिकारों और कर्तव्यों की बात अभी हम आगे करेंगे। और ध्यान देना कि यह अधिनियम अधिकारों, कर्तव्यों और दायित्वों के उल्लंघन के लिए वित्तीय दंड का भी प्रावधान करता है। अब बात करेंगे किस पे लागू होगा यह अधिनियम। तो पहली चीज, भारत में डिजिटल व्यक्तिगत डेटा की प्रोसेसिंग पर लागू होंगे, यानी कि चाहे वो ऑनलाइन मेथड में हो, चाहे वो ऑफलाइन मेथड में इकट्ठे किए हुए और भले बाद में उसे डिजिटलीकृत किया जाएगा। तो ऐसी स्थिति में इस पर लागू होगा और भारत के बाहर डिजिटल व्यक्तिगत डेटा की प्रोसेसिंग भी ये लागू कर सकता है। दूसरी अगर हम बात करें कि ये किन पर लागू नहीं होगा, तो देखिए व्यक्तिगत डेटा जिसे निम्नलिखित द्वारा सार्वजनिक रूप से उपलब्ध कराया जाता है। फॉर एग्जांपल, यदि डेटा प्रिंसिपल खुद अपना डेटा सार्वजनिक रूप से उपलब्ध कराता है या कानूनी दायित्व के तहत किसी के व्यक्तिगत डेटा को सार्वजनिक रूप से उपलब्ध कराता है, तो ऐसे पे यह अधिनियम यह बिल्कुल रोक नहीं लगाएगा कि हम उस डेटा का प्रोटेक्शन करें। आपने कई बार देखा होगा कि जब आप अगर एस्पिरेंट हैं तो आपने कई बार ऐसा होगा कि फॉर्म वगैरह भरे होंगे, इवन कि यूपीएससी का भी फॉर्म भरा होगा, तो वहां पे एक छोटा सा ऑप्शन लिख के आता है जहां पे आप टिक करते हो कि क्या आपके पर्सनल डेटा को, चाहे आपका नाम, डेट ऑफ बर्थ, आधार कार्ड, ईमेल आईडी जो भी है, मोबाइल नंबर, इसको हम किसी दूसरे विभाग के साथ शेयर कर सकते हैं गवर्नमेंट अपॉर्चुनिटी के लिए। तो आप उस पर यस करते हो। इट मीन्स कि आपने वहां पे अपनी खुद जो है कि सार्वजनिक करने के लिए परमिशन दे दी है। तो ऐसे में आपने जब खुद परमिशन दे दी है तो यहां पर आपके डेटा को प्रोटेक्ट करने की
कोई गारंटी नहीं है। बहुत सारे एप्लीकेशन आप इंस्टॉल करते हो और बहुत सारी परमिशन को अलाउ करते जाते हो, अलाउ 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 करते गए और फिर उस एप्लीकेशन का यूज करते हो। इट मींस कि आप खुद जो है कि उसको परमिशन दे रहे हो कि तुम मेरे डेटा को शेयर कर सकते हो, मेरे डेटा के साथ छेड़खानी कर सकते हो, लेकिन हम इन चीजों को नहीं पढ़ते। तो ऐसे में यह अधिनियम आपके डेटा को प्रोटेक्ट करने की कोई जिम्मेदारी नहीं लेता। दूसरा, अगर आपके द्वारा कोई ऐसा कृत्य किया जा रहा है जो कानूनी दायित्व के आधार पर आपके डेटा को व्यक्तिगत करना जरूरी है सार्वजनिक रूप से, तो भी आपके डेटा का प्रोटेक्ट नहीं किया जाएगा। फॉर एग्जांपल, बहुत सारे जो है कि क्राइम करने वाले लोग होते हैं, जो टेररिज्म होते हैं या जो किसी प्रकार का बलात्कार कर रहे होते हैं, तो उससे पहले उन्होंने बहुत सारी मोबाइल पे चैटिंग की होगी, किसी से ग्रुप डिस्कशन किया होगा, कोई एक टीम लीडर के काम किए होंगे। तो ऐसे में ये डेटा भी सार्वजनिक किया जा सकता है सरकार के द्वारा, क्योंकि आपसे समाज और देश को खतरा है और ऐसी स्थिति में आपके डेटा को प्रोटेक्ट नहीं किया जाएगा। तो उम्मीद करता हूं ये चीज समझ में आ गई, किस पे लागू नहीं होगा। सहमति की बात करें तो डेटा प्रिंसिपल द्वारा दी गई सहमति के बाद ही व्यक्तिगत डेटा को प्रोसेस किया जा सकता है, तो भी वह केवल वैध उद्देश्य के लिए ही किया सकता है और किसी भी समय आप अपनी सहमति वापस लेने का अधिकार रखते हैं। अब यूपीएससी फॉर्म में आपने यस कर दिया, लेकिन अब उसे वापस लेने का अधिकार भी है, तो आप हटा सकते हो। और वैध उपयोग के लिए सहमति की आवश्यकता भी नहीं होती कभी कभी। अगर हम बात करें आगे भारतीय डेटा संरक्षण बोर्ड की, तो केंद्र सरकार के द्वारा इसका गठन भी किया जाएगा और जिसमें बोर्ड के सदस्यों को 2 वर्ष के लिए नियुक्त किया जाएगा और साथ में वो पुनर्नियुक्ति के भी पात्र होंगे। और अगर आपको लगता है भारतीय डेटा संरक्षण बोर्ड ने कोई निर्णय सही नहीं दिया है, तो आप इसके खिलाफ जाके दूर संचार विवाद निपटान और अपीली अधिकरण में अपील भी कर सकते हैं। वहीं डेटा प्रिंसिपल के भी कुछ कर्तव्य और अधिकार है। जैसे मैं अगर आपकी बात करूं तो आपके क्या अधिकार है कि डेटा प्रोसेसिंग के बारे में जानकारी प्राप्त करना, व्यक्तिगत डेटा को सुधारना, उसे हटाने की मांग भी आप कर सकते हो। डेटा प्रिंसिपल को डेटा फिड्यूसरी के पास शिकायत दर्ज कराने का भी अधिकार होता है। डेटा फिड्यूसरी वही जो स्टाफ होता है जो आपके डेटा को रेगुलेट करता है। वहीं सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट मैं आपको डील करने जा रहा हूं इस समय, मृत्यु या अक्षमता की स्थिति में अधिकारों का प्रयोग करने के लिए किसी व्यक्ति को आप नॉमिनेट कर सकते हो। फॉर एग्जांपल कि आपका कोई इंस्टाग्राम अकाउंट है जिस पे 50 मिलियन फॉलोअर्स हैं, खुदा ना खास्ता आपकी किसी वजह से डेथ हो जाती है या किसी अकाल मृत्यु हो गई या एक बीमारी से या बूढ़े होने पे भी आपकी मृत्यु हो रही है। बूढ़े होने पे तो खैर हर आदमी मरेगा, जिंदा तो रहेगा नहीं। तो ऐसे में जो आपका इंस्टाग्राम जिसे 50-60 मिलियन फॉलोअर्स हैं, आपका वो डिजिटल डेटा कौन यूज करेगा? तो आप किसी व्यक्ति को नॉमिनेट कर सकते हो। नॉमिनेट मतलब आप अपनी मर्जी से किसी व्यक्ति को आईडी और पासवर्ड दे सकते हो कि भाई तू मेरा इंस्टाग्राम अकाउंट चलाते रहे, ठीक है। या बहुत सारे यूट्यूब प्लेटफॉर्म के आप चैनल देखोगे कि मिलियन सब्सक्राइबर होते हैं, तो वहां पे कोई एक व्यक्ति ने तो कभी शुरू किया होगा 10 साल पहले, 20 साल पहले, लेकिन आगे चल के मान लीजिए वो व्यक्ति गुजर गया, तो ऐसे में वो व्यक्ति किसी को अपॉइंट कर सकता है कि तुम मेरे पूरे यूट्यूब के डेटा को आगे लेकर कैरी ऑन कर सकते हो। ये आपका अधिकार है। लेकिन आप अगर अपने कर्तव्य के स्तर पे अगर आपने कोई झूठी गवाही दी या कोई झूठी शिकायत दर्ज कराई, तो ऐसे में आपके ऊपर 10,000 रुपए तक का भी जुर्माना लग सकता है अगर आप कर्तव्यों का उल्लंघन कर रहे हो। तो ऐसा नहीं कि केवल आपके अधिकार ही हैं, आपके ऊपर कर्तव्य भी होते हैं। अब महत्वपूर्ण डेटा फिड्यूसरी कौन कौन हो सकते हैं? तो केंद्र सरकार किसी डेटा फिड्यूसरी को महत्वपूर्ण डेटा फिड्यूसरी घोषित कर सकती है, यानी जो उसे रेगुलेट करते हैं। जैसे संवेदनशील व्यक्तिगत डेटा का प्रबंधन करना, डेटा प्रिंसिपल को नुकसान होने का जोखिम, या भारत की संप्रभुता और अखंडता की बात करें या फिर राज्य की सुरक्षा की बात करें, तो ऐसे में जो है कि डेटा फिड्यूसरी को जो है कि केंद्र सरकार रेगुलेट कर सकती है। और वहीं इस अधिनियम के तहत किसे किसे छूट दी गई है? तो डेटा प्रिंसिपल के अधिकार और डेटा फिड्यूसरी के दायित्व में निम्नलिखित मामलों पर लागू नहीं होंगे, जैसे सुरक्षा, संप्रभुता, लोक व्यवस्था आदि के लिए अधिसूचित एजेंसियां। अब इनके लिए क्या है? भारत की सुरक्षा, संप्रभुता, लोक व्यवस्था कौन मेंटेन करता है? अगर मैं कहूं सीबीआई, रॉ, आईबी, इंटेलिजेंस ब्यूरो जिसे हम कहते हैं, ठीक है, सीबीआई हो गया, रॉ हो गई, रिसर्च एंड एनालिसिस विंग हो गई, या ईडी कह दो, तो ये सब देश की संप्रभुता और सुरक्षा को बचाए रखने के लिए काम करती है। ये ऐसी अधिसूचित एजेंसियां हैं, तो यहां पर इनके जो अधिकार होंगे या जो कर्तव्य होंगे इन पे ऊपर लागू नहीं होगा, ठीक है, ये इस अधिनियम में नहीं आएंगे। वहीं अनुसंधान करने के लिए संग्रहण और सांख्यिकी उद्देश्यों के लिए भी ये अधिनियम लागू नहीं होंगे, या फिर स्टार्टअप से संबंधित कानूनी अधिकार दावों के लिए, न्यायिक या विनियामक संबंधी कार्य या अपराधों को रोकने और उनकी जांच करने के लिए भी अगर किसी का डेटा को जो है कि सार्वजनिक किया जा रहा है, तो उस पर यह लागू नहीं होगा। क्लियर? सबसे इंपॉर्टेंट बात है कि विदेशी अनुबंध के तहत गैर निवासियों के व्यक्तिगत डेटा को भारत में प्रोसेस किया जा सकता है। मान लो किसी देश के साथ हमने समझौता कर लिया है कि भाई हम आपके लोगों का भी हम डेटा प्रोसेस कर सकते हैं भारत में, तो उसके लिए विदेशी अनुबंध होना जरूरी है, अदरवाइज हम किसी दूसरे देश के नागरिक का डेटा प्रोसेस नहीं कर सकते हैं। लेकिन कई लोग ऐसे भी हैं जो भारत के बाहर भी रहते हैं,
ठीक है, तो ये अधिनियम सरकार द्वारा प्रतिबंधित देशों को छोड़कर भारत के बाहर व्यक्तिगत डेटा के हस्तांतरण की अनुमति देती है कि आप चाहे तो कुछ देशों को छोड़कर, जैसे पाकिस्तान को, चाइना को या ईरान को, ऐसे देशों को छोड़ के आप भारत के बाहर भी व्यक्तिगत डेटा को ट्रांसफर कर सकते हो। ये सरकार के द्वारा तय किया जाएगा। और जुर्माने की बात करें तो बच्चों से संबंधित दायित्वों को पूरा न करने पे 200 करोड़ रुपए तक का जुर्माना लग सकता है, या फिर डेटा उल्लंघन को रोकने के लिए सुरक्षात्मक उपाय न होने पे 250 करोड़ रुपए तक का जुर्माना लग सकता है। ये होती है डेटा फिड्यूसरी, जो संस्थाएं होती है जो आपके डेटा को प्रोटेक्ट करती हैं। अगर इन्होंने किसी प्रकार से डेटा का उल्लंघन किया तो इन बड़ी बड़ी कंपनियों पे या इनके स्टाफ पे 250 करोड़ रुपए तक का जुर्माना लग सकता है। तो यहां तक आप समझ गए होंगे डेटा प्रिंसिपल, डेटा फिड्यूसरी क्या होता है, इससे संबंधित जो भी टिपिकल वर्ड्स हैं ये सब। अब हम चलते हैं अपने अगले पॉइंट की ओर, जिसमें हम बात करेंगे कि आपराधिक कानून में सुधार से संबंधित कुछ प्रावधान है। हालांकि इसको मैंने करंट अफेयर्स में ऑलरेडी करा दिया था, जो 3 नए न्यायिक सुधार आए हुए थे, कानून सुधार, जिसमें आपने देखा होगा कि ट्रक वालों ने हड़ताल कर दी थी, लगभग 1-1.5 महीने पहले की बात है। तो फिर सरकार ने कहा कि हम इस पे जो है कि दोबारा विचार विमर्श करेंगे, अभी इसे हम लागू नहीं कर रहे हैं, बस इसको अभी मंजूरी मिली है राष्ट्रपति महोदय की। तो आइए देखते हैं, राष्ट्रपति महोदय ने आपराधिक न्याय प्रणाली में आमूलचूल परिवर्तन के लिए 3 महत्वपूर्ण विधेयकों को मंजूरी दे दी है। 3 कौन कौन से? भारतीय न्याय संहिता, भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता और भारतीय साक्ष्य संहिता 2023। इन तीनों पे हम चर्चा करेंगे एक एक करके। तो पहले अगर हम देखें, आईपीसी, इंडियन पिनल कोड, भारतीय दंड संहिता 1860 को रिप्लेस किया जा रहा है भारतीय न्याय संहिता 2023 के नाम से। तो अब यहाँ पे दंड संहिता की जगह न्याय संहिता नाम रखा गया। और अगर हम बात करें कि आईपीसी 1860 कैसे डेवलप हुई और कैसे जो है कि ये प्रभावी हुई, तो थॉमस बेबिंगटन की अध्यक्षता में प्रथम भारतीय विधि आयोग ने 1837 में भारतीय दंड संहिता का एक मसौदा तैयार किया। लेकिन जब 1857 की जो हमारी क्रांति हुई थी, बहुत ही महत्वपूर्ण, उसके बाद ब्रिटिश सरकार के द्वारा 1860 में आईपीसी को कानूनी रूप दे दिया गया और कहा गया कि अब इसी के अधीन हम कानून चलाएंगे। 1860 का तब इस पृष्ठभूमि में ये कानून तैयार हो जाता है। लेकिन अगर हम बात करें भारतीय जो न्याय संहिता 2023 लेटेस्ट बनी, उसके क्या प्रावधान है, तो बात करेंगे छोटे मोटे अपराधों के लिए दंड के रूप में आपको पहली बार सामुदायिक सेवा कराने का प्रावधान किया गया है। अब इसका मतलब क्या है कि मान लीजिए किसी व्यक्ति ने किसी समाज में जो है कि कोई छोटा मोटा अपराध कर लिया, कोई रोड पर की लाइट तोड़ दी या कहीं सार्वजनिक संपत्ति को क्षति पहुंचा दी या किसी की कोई छोटी मोटी चोरी कर ली या किसी को स्लैप्ट कर दिया, तो ऐसी स्थिति में उस व्यक्ति को सामुदायिक सेवा करने का दंड दिया जाएगा। सामुदायिक सेवा में क्या है कि भाई ठीक है, अब तुम जो है कि लगातार 3 दिन सुबह से लेकर शाम तक धूप में खड़े होकर गरीबों को और प्यासों को पानी पिलाओगे, या फिर तुम जो है कि गुरुद्वारे में जाके सेवा करोगे, लंगर जो है कि खिलाओगे। ऐसी कोई सामुदायिक सेवा हम दे सकते हैं, या किसी जरूरतमंद को जो है कि रोड क्रॉस कराओगे या किसी जरूरतमंद को तुम हॉस्पिटल पहुंचाओगे, ये दंड के रूप में दिया जाएगा। और ये पहली बार जो है कि नया इनिशिएट किया जा रहा है कि ताकि लोग समाज के प्रति जागरूक भी हो, समाज के प्रति संवेदनशील भी हो और ऐसे कृत्य करने से पहले जो है कि सोचें कि हाँ हमें कैसा दंड मिलेगा। दूसरा प्रावधान है कि अगर आप 16 से 18 वर्ष की आयु की नाबालिग से सामूहिक रूप से बलात्कार कर रहे हो तो अब उसके लिए आजीवन कारावास का दंड रहेगा, आजीवन कारावास। दूसरा, अगर आपने छल कपट या धोखे या झूठे वादे करके, शादी का जो झूठा वादा होता है उससे अगर आपने किसी महिला के साथ यौन संबंध बनाने का भी अपराध माना जाएगा। तो अब यहाँ पे महिला हो रहा है, यानी 18 वर्ष से ऊपर की महिला के लिए। क्लियर। राजद्रोह की बात करेंगे तो इसमें आईपीसी की धारा 124(1) से जुड़े प्रावधान को हटा दिया गया और अब नए नए जो है कि दंड का प्रावधान लगाया गया राजद्रोह में। अर्थात अगर आप अलगाववादी गतिविधि करोगे, जैसे पंजाब के अंतर्गत लोग खालिस्तान की मांग कर रहे हैं, ठीक है, जो कि एक गलत गतिविधि है। भाई हम अपने देश को क्यों एकजुट ना रहने दें, क्यों हम देश को तोड़ेंगे। ऐसे लोग जो देश को तोड़ने का प्रयास कर रहे हैं, अलगाववादी गतिविधि कर रहे हैं, तो इनके ऊपर भी राजद्रोह का मुकदमा लगेगा, सेडिशन का। सशस्त्र अगर आप विद्रोह कर रहे हो या विध्वंसक गतिविधियों को बढ़ावा दे रहे हो तो ऐसे में अब ये राजद्रोह के आरोप में आ जाओगे। अलगाववादी गतिविधियों समेत भावनाओं को अगर आप प्रोत्साहित कर रहे हो या फिर भारत की संप्रभुता या एकता और अखंडता को अगर आप खतरे में डाल रहे हो तो आप पे राजद्रोह का मुकदमा भी चलेगा। समझ में आ गया ये सब चीजें। और संगठित अपराध भी अगर आप कर रहे हो तो इसको भी निम्न प्रकार से परिभाषित किया गया, जैसे आप अपहरण कर रहे हो, जबरन वसूली, कॉन्ट्रैक्ट लेकर हत्या करना, भूमि पर कब्जा, साइबर अपराध, ये सभी संगठित अपराध होते हैं। ऑर्गेनाइज्ड क्राइम जिसे हम कहते हैं, मतलब जहां पे आप अकेले नहीं कर रहे होते हो, 2-4 लोगों के साथ मिलके। अब अपहरण अकेले तो नहीं करोगे, पता चला कि आपने एक 4 व्हीलर ली और उससे किसी महिला का, किसी बच्चे का अपहरण किया जिसमें 3 से 4 लोग शामिल हैं, तो ऑर्गेनाइज्ड हो गया। जबरन वसूली, कोई एक व्यक्ति वसूली नहीं कर सकता ना, मूवी में देखते हो हफ्ता वसूली, इट मीन्स कि वहां पे 5-6 लोग होते हैं, गुंडे मवाली, उनके पीछे उनका सरदार होता है जिसके पीछे राजनीतिक समर्थन होता है, तो ऐसे में ये भी ऑर्गेनाइज्ड क्राइम के अंतर्गत ही आएगा। तो ये सब नए नए प्रावधान किए गए हैं।
और साथ में एक और पॉइंट जोड़ा गया कि किसी समूह द्वारा कुछ आधारों पर हत्या करना या गंभीर चोट पहुंचाना, जिससे क्या होगा, नस्ल, जाति, समुदाय, लिंग या जन्म स्थान, भाषा आदि, धर्म का इसी तरह के किसी भी आधार पर अगर हत्या करते हो या गंभीर चोट पहुंचाते हो तो उसके प्रत्येक सदस्य को हत्या के मामले में मृत्युदंड और आजीवन कारावास मिल सकता है, या फिर गंभीर चोट में 7 वर्ष की अवधि तक कारावास और जुर्माना भी लग सकता है। अब आते हैं नेक्स्ट प्रावधान पे, भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता, जिसको हम सीआरपीसी कहते हैं, क्रिमिनल प्रोसीजर कोड, 1973 को ये रिप्लेस करेगा और जिसके अंतर्गत गिरफ्तारी, अभियोजन यानी कि प्रोसिक्यूशन और जमानत यानी बेल संबंधित कुछ नए प्रावधानों को ऐड किया गया है। क्या किया गया? तो इसके नए प्रावधान देखोगे तो विचाराधीन कैदियों की पहले हिरासत पे हम बात करेंगे कि अगर पहली बार अपराध करने वाले किसी व्यक्ति ने, मतलब एक ही बार अपराध किया और उसके लिए मान लो जो भी सजा निर्धारित की गई, अगर उसने 1/3 अवधि को हिरासत में ही बिता दिया है तो उसे जमानत पर रिहा किया जा सकता है। उसकी सजा नहीं खत्म हो रही, जमानत पर रिहा कर रहे हैं। मान लीजिए किसी व्यक्ति को अगर आपके 3 साल की सजा मिलती है और अगर उसने 1/3 सजा जो है कि 1 साल में 1 साल कंप्लीट कर लिया है, तो ऐसे व्यक्ति को 1 साल बाद आप जमानत पे रिहा कर सकते हो। और कभी कभी ऐसा भी होता है, जांच या सुनवाई के दौरान ही किसी आरोपी व्यक्ति को कारावास की अवधि की जो अधिकतम अवधि का आधा हिस्सा अगर उसने बिता लिया तो उसे भी न्यायालय द्वारा जमानत पे रिहा किया जा सकता है। कई बार ऐसा होता है कि पुलिस पहले ही उठा लेती है, उसको गिरफ्तार कर लेती है, जेल में रख देती है और उसकी ट्रायल चलता रहता, सुनवाई चलती रहती है और वो जेल में ही जो है कि 5 महीने की सजा खा चुका है, जिसमें मिलनी टोटल 1 साल की सजा थी। तो जब भाई आप आधे से अधिक अवधि की ट्रायल हो चुकी है, मतलब आपकी सजा हो चुकी है, तो आपको रिहा कर दिया जाएगा। और यह प्रावधान निम्नलिखित पर लेकिन लागू नहीं होगा। अगर किसी को मृत्युदंड या आजीवन कारावास दिया गया तो अगर ऐसा नहीं कि उस व्यक्ति ने आधी सजा कंप्लीट कर ली तो उसे छोड़ दोगे, ऐसा बिल्कुल नहीं होगा। और एक से अधिक अगर अपराधों में उसके ऊपर कार्रवाई चल रही है, जैसे किसी ने चोरी भी किया, किसी का मर्डर भी किया 2 साल पहले चोरी भी की, किसी का बलात्कार भी किया और फिर कोई लेटेस्ट केस में फंसा, यानी 4-5 केस उस पर पेंडिंग पड़े हुए हैं, तो ऐसे व्यक्ति को बाहर जाने की छूट नहीं दी जाएगी। वहीं अगर हम बात करें तो इसमें मेडिकल जांच पे भी फोकस किया गया, फॉरेंसिक जांच पे भी कहा गया कि अगर कोई ऐसा क्राइम है जिसमें कम से कम 7 वर्ष का कारावास कंपलसरी है, 7 वर्ष या उससे अधिक की सजा मिलेगी, तो ऐसे केसेस में फोरेंसिक जांच को अनिवार्य रूप से कर दिया गया कि फोरेंसिक जांच करानी ही पड़ेगी। और वहीं भारतीय साक्ष्य अधिनियम की बात करें 2023 में, तो ये भारतीय साक्ष्य अधिनियम 1872 को रिप्लेस करेगा, जिसमें सभी दीवानी यानी सिविल मामले, फौजदारी यानी दांडिक मामले में भारतीय न्यायालय में साक्ष्यों की स्वीकार्यता के लिए प्रावधान बनाता है। पहली चीज, अब इसमें नया प्रावधान जोड़ा जा रहा है कि साक्ष्य के रूप में इलेक्ट्रॉनिक या डिजिटल रिकॉर्ड की भी स्वीकार्यता मानी जाएगी। जैसे अगर मान लो किसी ने कोई किसी क्राइम किया तो उसके व्हाट्सएप नंबर को चेक किया जाता है, उसकी कॉन्टैक्ट को चेक किया जाता है कि किस नंबर से ज्यादा बात की गई है, किसी एक नंबर से पर्टिकुलर जो है कि दिन रात बात की जा रही है कि भाई क्राइम के सीन जो है कि भी मौजूद था, या व्हाट्सएप पे आपने कोई ऐसी मैसेजिंग की, चैटिंग की, तो उसे भी प्रूफ माना जाएगा। सीधा एग्जाम्पल अगर मैं आपको बताऊं तो यूपी में RO का जो पेपर था, ये डिजिटल तरीके से तो वायरल हो रहे थे, व्हाट्सएप पे चीजें, फेसबुक पे चीजें वायरल हो रही थी। वहीं अगर आप यूपी पुलिस का पेपर देखोगे, यूपीपी, जो कि 17-18 मार्च को फरवरी को हुआ था, इसका भी पेपर व्हाट्सएप पर ही वायरल हो रहा था। तो कहीं ना कहीं इलेक्ट्रॉनिक और डिजिटल रूप में वायरल हो रहा था और उसे आयोग और सरकार को जो है कि साक्ष्य के रूप में स्वीकार करना पड़ा और जिसके बाद पेपर को री एग्जाम के लिए घोषित कर दिया गया। क्लियर हो गई बात? तो यहाँ पे डिजिटल पैटर्न को भी अब जो है कि साक्ष्य माना जाएगा। इसी में मौखिक साक्ष्य भी माना जाएगा। इस अधिनियम के तहत अगर आप इलेक्ट्रॉनिक रूप में दी गई किसी भी सूचना का मौखिक साक्ष्य भी माना जाता है। इसीलिए अक्सर आप देखोगे कि जो कर्मचारी होते हैं, जो अधिकारी होते हैं, सीधी बात मैं कहूंगा कि जो घूस लेने की कोशिश करते हैं, जो रिश्वत लेने की बात करते हैं, वो क्या कहते हैं कि आप मुझसे डायरेक्ट मिलिएगा, मैं आपसे फोन पे कोई डील नहीं करूंगा। जैसे मान लो किसी व्यक्ति का कोई काम अटका हो और उसने कह दिया कि सर आप मुझसे 5 लाख रुपए ले लो, मेरा ये काम कर दो। अधिकारी कहता मैं तुमसे फोन पे बात नहीं करूंगा, तुम मेरे पास आके डायरेक्ट मिलना। क्यों? क्योंकि उसे पता है कि ऐसे में फोन रिकॉर्ड हो सकते हैं और इलेक्ट्रॉनिक रूप से अगर मैंने मौखिक साक्ष्य दे दिया तो ये भी मान लिया जाएगा कि आपने कहीं ना कहीं भ्रष्टाचार को बढ़ावा दिया, तो ये साक्ष्य माना जाएगा। ज्वाइंट ट्रायल अगर हो रहे हैं कि अगर किसी भी मामले में एक ही अपराध के लिए एक से अधिक व्यक्तियों पर मुकदमा चलाने से संबंधित है, तो ऐसे में भी ये प्रावधान जो है कि लागू किया जाएगा। तो यहां तक चीजें समझ में आ गई होगी। अब हम चलेंगे अगले पॉइंट की ओर, जन्म और मृत्यु पंजीकरण संशोधन अधिनियम 2023। इसमें क्या किया गया है? इसमें जो है कि 2023 के अधिनियम में ये 1969 के अधिनियम को रिप्लेस कर रहा है। सबसे पहली बात तो पहले हम 1969 के प्रावधान को पहले समझेंगे कि अभी तक जन्म और मृत्यु से संबंधित क्या क्या अधिनियम हमारे लिए लागू थे या क्या क्या अधिनियम हमारे यहाँ चलते थे, तो पहले उसे हम जान लेते हैं। तो अगर मैं बात करूं कि आप अगर देखोगे
कि जन्म और मृत्यु के विनियमन और पंजीकरण का प्रावधान करता था और इसके लिए रजिस्ट्रार जनरल ऑफ इंडिया की नियुक्ति का प्रावधान था। यानी इंडिया लेवल पे जो है कि रजिस्ट्रार जनरल ऑफ इंडिया की नियुक्ति होती थी, साथ में राज्य स्तर, जिला स्तर और स्थानीय स्तर पे भी नियुक्ति होती थी। राज्य स्तर पे मुख्य रजिस्ट्रार, जिला स्तर पे जिला रजिस्ट्रार और स्थानीय स्तर पे रजिस्ट्रार। और जबकि भारत के स्तर पे, राष्ट्रीय स्तर पे राष्ट्रीय जनरल ऑफ इंडिया की नियुक्ति की जाती थी। ये प्रावधान था 1969 में। और साथ में इनकी जो नियुक्ति थी, जो राज्य, जिला और स्थानीय स्तर की जो मुख्य रजिस्ट्रार, जिला रजिस्ट्रार और रजिस्ट्रार हैं, इनकी नियुक्ति राज्य सरकार करती थी, जबकि राष्ट्रीय स्तर पर केंद्र सरकार करती थी इनकी नियुक्ति, भारत सरकार। वहीं रजिस्ट्रार से किसी भी व्यक्ति के जन्म या मृत्यु से संबंधित प्रमाण पत्र प्राप्त करने की सुविधा थी। यानी कि स्थानीय स्तर पे जो रजिस्ट्रार है उसके पास प्रत्येक गांव में बच्चा अगर कोई पैदा हो रहा है या कोई बुजुर्ग व्यक्ति या कोई भी व्यक्ति अगर मर रहा है तो उसकी जानकारी वहां पे मिल जाती थी। और 1969 में यह भी प्रावधान था कि बच्चे के नाम के बिना ही जन्म प्रमाण पत्र भी प्राप्त किया जा सकता था। अब मान लीजिए कोई व्यक्ति हॉस्पिटल में पैदा हुआ, कोई बच्चा, या घर में पैदा हुआ, तो उसके लिए जन्म प्रमाण पत्र वहां का स्थानीय स्तर का रजिस्ट्रार बना देता था। ये थोड़े है कि भाई उसका नाम जब होगा तब, अभी कुछ भी नाम से बना दिया गया। हम लोग क्या क्या होता है कि 40 दिन, 50 दिन, 1 महीने, 2 महीने, 4 महीने बाद नए नए नामकरण किए जाते हैं और फिर एक नाम को फाइनलाइज किया जाता है जब बच्चा जो है कि थोड़ा सा बड़ा होता है। लेकिन जन्म की तिथि तो हमें तुरंत बतानी होती है, तो इसलिए बिना नाम के भी जन्म प्रमाण पत्र बनता था। और जन्म और मृत्यु का जो पंजीकरण है ये समवर्ती सूची में आता है, यानी केंद्र और राज्य दोनों काम करेंगे। केंद्र का देखो प्रमाण राष्ट्रीय जनरल ऑफ इंडिया यानी कि केंद्र सरकार के स्तर पर नियुक्त हो रहा है, और राज्य के स्तर पर आप देखोगे मुख्य रजिस्ट्रार, जिला रजिस्ट्रार, रजिस्ट्रार। तो कहीं ना कहीं समवर्ती सूची के अंतर्गत था। और 1969 के अधिनियम में अब तक कोई भी संशोधन नहीं किया गया था। ये पहली बार है जो संशोधन किया जा रहा है। अब जो संशोधन हुए हैं 2023 में, इसमें क्या नए प्रावधान किए गए? सबसे पहली चीज इसमें की गई है कि जन्म और मृत्यु का डेटाबेस कलेक्ट किया जाएगा। भारत का रजिस्ट्रार जनरल पंजीकृत जन्म और मृत्यु का एक राष्ट्रीय डेटाबेस बनाएगा और राज्य स्तर पे भी एक ऐसा ही डेटाबेस बनाया जाएगा मुख्य रजिस्ट्रार के द्वारा। साथ में जो जन्म प्रमाण पत्र बनेंगे, मृत्यु प्रमाण पत्र बनेंगे, उसे आधार कार्ड से भी अब लिंक किया जाएगा। और अगर जन्म प्रमाण पत्र जब बन रहा है जिस समय बच्चा बहुत छोटा है, यानी कि 1-2 महीने का या 1-2 दिन का है, और ऐसे में उसका कोई आधार कार्ड नहीं है, तो ऐसी स्थिति में जो भी जन्म का पंजीकरण करवा रहा है, वो चाहे माता पिता हो या कोई और हो सूचना देने वाला, उसके आधार कार्ड के नंबर को दर्ज कर दिया जाएगा। और कनेक्टिंग डेटाबेस भी तैयार किया जाएगा ताकि राष्ट्रीय डेटाबेस, राष्ट्रीय जनसंख्या रजिस्टर, मतदाता सूची, राशन कार्ड, इस हर जगह इसको कनेक्ट कर दिया जाएगा ताकि सभी की ओरिजिनल जानकारी रहे सभी के पास विभाग में। और अगर आप राष्ट्रीय या रजिस्ट्रार या जिला रजिस्ट्रार द्वारा की गई किसी भी कार्रवाई के आदेश से असहमत है तो 30 दिनों के भीतर आप जिला रजिस्ट्रार या मुख्य रजिस्ट्रार के पास अपील कर सकते हो राज्य के स्तर पे। अब मान लीजिए आप ग्रामीण स्तर पे, स्थानीय स्तर पे रजिस्ट्रार के आदेश से खुश नहीं हो तो आप जिला स्तर पे कर दो। अगर जिला स्तर के रजिस्ट्रार से आप खुश नहीं हो तो आप राज्य के स्तर पे कर दो, मुख्य रजिस्ट्रार से कंप्लेन कर सकते हो। अब यहां पर हम देखेंगे कि प्रेस और पत्र पत्रिका पंजीकरण अधिनियम 2023 एक लेटेस्ट जो है कि अधिनियम जारी किया गया। अगर मैं बात करूं तो ये अंग्रेजों के जमाने के कानून 1867 को जो है कि रिप्लेस करेगा। यानी कि वर्तमान में जो प्रेस पत्र पत्रिका पंजीकरण अधिनियम 2023 बना है, जिसको राष्ट्रपति महोदय ने मंजूरी दे दी है, ये आपके पीआरबी अधिनियम कब के, आपके 1867 को रिप्लेस करेगा। लेकिन हम बात करेंगे कि 1867 से पहले भी कुछ अधिनियम बने थे प्रेस से संबंधित, उनका एक संक्षिप्त इतिहास को हम कवर कर लेते हैं 1867 से पहले। तो सबसे पहले आप देखोगे प्रेस सेंसरशिप अधिनियम 1799 आया था, जिस समय लॉर्ड वेलेस्ली महोदय जो है कि यहाँ के कौन थे, गवर्नर जनरल थे एक तरीके से, और इनके कार्यकाल के दौरान पारित किया गया था। हालांकि 1818 में लॉर्ड हेस्टिंग्स ने इसे वापस ले लिया था। क्लियर। दूसरा है लाइसेंसिंग विनियमन अध्यादेश 1823 का, जो कि गवर्नर जनरल जॉन एडम्स के कार्यकाल के दौरान आया था। और इसमें यह था कि कोई भी व्यक्ति पंजीकरण के बिना प्रेस को शुरू नहीं कर सकता, यानी अंग्रेजों के पास जब तक पंजीकरण नहीं कराओगे तब तक जो है कि आप प्रेस को शुरू नहीं कर सकते हो। और इसी अधिनियम के कारण ही राजा राम मोहन राय जी को अपने समाचार पत्र मिरातुल अखबार का प्रकाशन बंद करना पड़ गया था, इसी लाइसेंसिंग विनियमन की वजह से। प्रेस अधिनियम 1835 की बात करेंगे तो गवर्नर जनरल मेटकाफ के कार्यकाल में शुरू किया गया और जिसमें इन्होंने उदारवादी रुख अपनाया। और इसी कारण से 1835 से 57 के बीच पूरे भारत में स्थानीय भाषाओं में समाचार पत्रों का तेजी से विकास हुआ। बंगाली में, मराठी में, उर्दू में, गुरुमुखी में, हिंदी में, अलग अलग क्षेत्रीय भाषाओं में यहाँ पे स्वतंत्रता दे दी गई थी। और इसीलिए भारतीय प्रेस का मुक्तिदाता भी किसको कहा जाता है, चार्ल्स मेटकाफ को कहा जाता है। तो ये भारत के हिसाब से बढ़िया माने गए। लेकिन लाइसेंसिंग अधिनियम जब आया 1857 में, ये 1857 के विद्रोह के कारण लाया गया था।
और इसमें पंजीकरण प्रक्रिया को और आगे बढ़ाया गया और लाइसेंसिंग व्यवस्था को शुरू किया गया। फिर आता है फाइनली 1867 का प्रेस और पुस्तक पंजीकरण अधिनियम, जो कि वायसराय जॉन लॉरेंस के कार्यकाल में आया था, जिसमें समाचार पत्रों के प्रत्येक लेख के लिए प्रिंटर्स, प्रकाशक और प्रकाशन के स्थान का उल्लेख करना अनिवार्य हो गया था, जिसका उद्देश्य ही था कि प्रेस, प्रिंटर्स और पुस्तकों और समाचार पत्रों के प्रकाशकों पर पूर्ण नियंत्रण करना था। तो ये 1867 वाले को अब रिप्लेस किया जा रहा है वर्तमान गवर्नमेंट के द्वारा। और 2023 का जो नया आया है, इसमें क्या प्रावधान किए गए, तो आप देखो कि पत्रिकाओं के पंजीकरण में किताबें और वैज्ञानिक और अकादमिक जर्नल्स इसमें शामिल नहीं होंगे। ये किताबें अधिनियम के दायरे से बाहर रखी गई हैं, यानी इसके अंतर्गत ये प्रावधान नहीं होगा। लेकिन विदेशी स्तर पे किसी भी विदेशी पत्रिका की जो प्रतिकृति है, जीरोक्स कॉपी, अगर ये भारत में केवल केंद्र सरकार की पूर्व अनुमति से ही प्रिंट हो सकेगी। वहीं प्रिंटिंग प्रेस के लिए क्या घोषणा पत्र है, तो किसी भी पत्रिका के प्रकाशक को प्रेस रजिस्ट्रार जनरल और निर्दिष्ट स्थानीय प्राधिकरण को ऑनलाइन आवेदन करके पंजीकरण प्रमाण पत्र प्राप्त करना आवश्यक होगा, तभी आप प्रिंटिंग प्रेस के लिए जो है कि आवेदक माने जाओगे। और प्रिंटिंग प्रेस का पंजीकरण भी अगर हम कहें तो प्रिंटिंग प्रेस से संबंधित जानकारी ऑनलाइन पोर्टल के माध्यम से देने का प्रावधान किया गया है। दंड और जुर्माने की बात करें तो अगर आप देखोगे तो इस प्रकार इस कानून की औपनिवेशिक विरासत को समाप्त कर दिया गया और पंजीकरण या प्रमाण पत्र को निलंबित करना या रद्द करना, इसका पूरा अधिकार प्रेस रजिस्ट्रार जनरल को पंजीकरण प्रमाण पत्र निलंबित करने और रद्द करने का पूरी तरीके से अधिकार है। जिस भी व्यक्ति को किसी आतंकवादी कृत्य या गैर कानूनी गतिविधि के लिए दोषी ठहराया गया हो, उसे पत्रिका प्रकाशित करने की अनुमति नहीं दी जाएगी। तो ये भी एक नया प्रावधान आपको पता होना चाहिए। तो अब हम लोग पढ़ेंगे अपने आगे के नेक्स्ट अधिनियम। देखिए जितने भी इंपॉर्टेंट अधिनियम है, ये सारे के सारे अधिनियम मैंने आपको बहुत अच्छे समझाए हैं और इनकी व्याख्या क्या कह रही है, इनकी भाषा क्या कह रही है, इसको भी मैंने आसान किया आपको समझने के लिए। और कल इसकी पीडीएफ भी मैं दे दूंगा। और इसके बाद हमारा एक और टॉपिक रहेगा आज का, इंटरनेट शटडाउन, जो बार बार जो है कि जम्मू कश्मीर, नॉर्थ ईस्ट में इंटरनेट शटडाउन कर दिया जाता है, इसको भी अभी हम डिस्कस करेंगे। और फिर कल इसकी लास्ट क्लास होगी, जिसके बाद आपकी पीटी पॉलिटी कंप्लीट हो जाएगी। नेक्स्ट है दूरसंचार अधिनियम 2023 की बात करें तो राष्ट्रपति महोदय जी ने इसे भी अपनी मंजूरी दे दी है और ये भी अंग्रेजों के जमाने के कानून को रिप्लेस कर रहा है, पुराने भारतीय टेलीग्राफिक अधिनियम में परिवर्तित करेगा जो 138 साल पुराना है। कौन कौन से, तो भारतीय टेलीग्राफिक अधिनियम 1885 को रिप्लेस करेगा, भारतीय वायरलेस टेलीग्राफिक अधिनियम 1933 को रिप्लेस करेगा और तार यंत्र संबंधी तार मतलब कि गैर कानूनी कब्जा अधिनियम 1950 को भी रिप्लेस करेगा। और इसके साथ एक चौथा अधिनियम जो भारत सरकार के द्वारा ही लाया गया था, भारतीय दूरसंचार विनियामक प्राधिकरण ट्राई अधिनियम 1997 में भी संशोधन करेगा। तो तीन तो अंग्रेजों के जमाने के कानून और एक भारत के जमाने के कानून को भी रिप्लेस किया जाएगा। तो अब जो 2023 का जो दूरसंचार अधिनियम है, इसमें क्या नए प्रावधान किए गए। सबसे पहले कम्युनिकेशन के लिए जो स्पेक्ट्रम की नीलामी की जाती है, इसके बारे में बात की जा रही है कि अब स्पेक्ट्रम का आवंटन जो है कि नीलामी के माध्यम से रहेगा। सभी को नीलामी में जो है कि पार्टिसिपेट करने का मौका मिल सकता है और आप जो भी सरकार ने प्राइस रखे हैं, अगर आप उससे ज्यादा नीलामी पर ले सकते हो तो आप भी खरीद सकते हो। कुछ निर्धारित उपयोगों के लिए इसे प्रशासनिक आधार पर आवंटित कर दिया जाएगा, इसके लिए नीलामी नहीं होगी। जैसे राष्ट्रीय सुरक्षा और सुरक्षा, आपदा प्रबंधन, मौसम संबंधी पूर्वानुमान, परिवहन और उपग्रह सेवाएं, ऐसी स्थिति में इसे प्रशासनिक आधार पर ही आवंटित कर दिया जाएगा विभाग को। इसके लिए स्पेक्ट्रम की नीलामी नहीं की जाएगी। और जरा हम बात करें टेलीकम्युनिकेशन रेगुलेटरी अथॉरिटी ऑफ इंडिया, इसमें जो नियुक्तियां होंगी, इसमें भी पात्रता मानदंड चेंज किए गए कि अगर इसका कोई अध्यक्ष बनाया जाएगा ट्राई में तो कम से कम 30 वर्ष का अनुभव होना चाहिए और अगर कोई सदस्य बनेगा तो कम से कम 25 वर्षों का इसमें अनुभव होना चाहिए उस व्यक्ति के पास। वहीं अगर हम बात करें कि न्याय निर्णय की प्रक्रिया क्या होगी, तो सिविल अपराधों के खिलाफ जांच करने के लिए एक न्याय निर्णय अधिकारी की नियुक्ति भी की जाएगी। अगर आप उसके आदेशों के से सहमत नहीं हो तो उसके खिलाफ जाके आदेश के खिलाफ 30 दिन के अंदर भीतर अपील समिति के समक्ष इसकी जानकारी दे सकते हो। और वहीं केंद्र सरकार जो है वो उपयोगकर्ताओं की सुरक्षाओं के लिए विविध उपाय भी कर सकती है। और राइट ऑफ वे क्या होता है, ये ऐसी संस्थाएं हैं जो दूर संचार संबंधी अवसंरचनाओं का निर्माण करती हैं, इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप करती हैं और ये सार्वजनिक भी और निजी संपत्ति में राइट ऑफ वे की मांग कर सकती हैं, यानी कि सार्वजनिक या निजी संपत्ति के उपयोग की सुविधा से संबंधित इसे माना जाता है। फिर इसी में अगर हम देखें कि नई दूरसंचार सेवाएं प्रदान करने तथा दूरसंचार नेटवर्क की स्थापना, संचालन, रख रखाव या विस्तार करने के रेडियो उपकरण रखने के लिए केंद्र सरकार की पूर्व अनुमति आवश्यक
होती है। लेकिन एक इंपॉर्टेंट बात यह है कि इसमें ओटीटी प्लेटफॉर्म्स को रेगुलेट नहीं किया जाएगा, क्योंकि मैंने पहले ही बताया कि ओटीटी प्लेटफॉर्म न तो केबल के द्वारा चलता है, न सैटेलाइट के द्वारा चलता है। जबकि जो ट्राई कम्युनिकेशन है, टेलीकॉम रेगुलेटरी अथॉरिटी ऑफ इंडिया, या जो हम पढ़ रहे हैं दूरसंचार नियामक, इसमें कहीं ना कहीं सैटेलाइट की नीलामी हो रही है। आप देखोगे स्पेक्ट्रम जो होता है वो सैटेलाइट के द्वारा आयन मंडल से जो है कि जो फ्रीक्वेंसी होती है उसी हम स्पेक्ट्रम कहते हैं, कितने गीगाहर्ट्ज पे, कितने मेगाहर्ट्ज पे, तो इसका आवंटन किया जा रहा है अलग अलग कंपनियों को। तो जब ओटीटी प्लेटफॉर्म आपके कम्युनिकेशन यानी कि जो सैटेलाइट होते हैं उससे यूज होते ही नहीं है, तो हम इसको क्यों जो है कि रेगुलेट करेंगे। इसलिए ओटीटी प्लेटफॉर्म्स इसमें उपयोग नहीं होगा, इस पर रेगुलेशन नहीं होगी। और डिजिटल भारत निधि जो है सार्वभौमिक सेवा दायित्व निधि का नाम बदल के डिजिटल भारत निधि कर दिया गया है। तो ये बस इंपॉर्टेंट चेंजेस थे। और अब हम पढ़ेंगे सबसे इंपॉर्टेंट और लास्ट टॉपिक, इंटरनेट शटडाउन। क्या है भाई, एक रिपोर्ट के अनुसार कहा गया कि विरोध प्रदर्शनों पर अंकुश लगाने के लिए पिछले 3 वर्षों में सबसे अधिक बार इंटरनेट शटडाउन किया गया। हालांकि ये रिपोर्ट जारी की गई थी इंटरनेट फ्रीडम फाउंडेशन और ह्यूमन राइट वॉच के द्वारा जारी की गई। तो यही पूछा जा सकता है कि अभी हाल ही में इंटरनेट शटडाउन के लिए एक रिपोर्ट जारी की गई, कौन सी 2 प्राइवेट संस्थाएं थी या गवर्नमेंट संस्थाएं जिसने इस रिपोर्ट को जारी किया। तो संस्था का नाम याद रखो, इंडियन इंटरनेट फ्रीडम फाउंडेशन और ह्यूमन राइट वॉच। ये जो बात करें अगर हम इंटरनेट शटडाउन से समझ भारत में क्या क्या प्रावधान है कानूनी तरीके से, तो इंटरनेट शटडाउन का मतलब ही होता है कि इंटरनेट तक पहुंच को पूरी तरीके से निषिद्ध कर देना, इंटरनेट की स्पीड को धीमा कर देना, या किसी विशेष कंटेंट को प्रतिबंधित कर देना। अब जैसे जम्मू कश्मीर में हो गया, या पंजाब के खालिस्तानी क्षेत्र में हो गया, या नॉर्थ ईस्ट में हो गया, अक्सर यहाँ पे इंटरनेट कंट्रोल कर दिया जाता है केंद्र सरकार के द्वारा। इंटरनेट की स्पीड को या तो एकदम डाउन कर दिया जाता है कि आप कुछ भी खोलोगे, ओपन करोगे, गोल गोल घूमता रहेगा, या किसी पर्टिकुलर वीडियोज को या कोई मैसेजेस को वायरल होने से रोका जाता है। ये होता है इंटरनेट शटडाउन। और यहां पे अगर हम बात करें तो कौन सी ताकत का प्रयोग करती है केंद्र सरकार, तो दूरसंचार सेवाओं का निलंबन जो है, जिसमें इंटरनेट शटडाउन भी आता है, यह दूरसंचार सेवा अस्थायी निलंबन लोक आपात लोक सुरक्षा नियम 2017 के तहत करती है। और जिसके लिए कहा जाता है कि किसी क्षेत्र के दूरसंचार सेवाओं को अस्थायी रूप से बंद करने का प्रावधान है। हालांकि इसको केवल एक बार में 15 दिनों तक ही बंद किया जाता है। फिर क्या होता है, 15 दिन बाद फिर लगा दिया जाता है। तो ये दूसरी बार हो गया, तो एक बार में 15 दिन तक किया जाता है इसको कंट्रोल। और केंद्रीय गृह मंत्रालय तथा केंद्र और राज्य स्तर के जो वरिष्ठ नौकरशाहों को दूरसंचार सेवाओं को शटडाउन करने का आदेश देने का अधिकार मिलता है। लेकिन इसी मामले में अनुराधा भसीन बनाम भारत संघवाद सुप्रीम कोर्ट के कुछ दिशा निर्देश भी हैं जो आपको पता होने चाहिए, बहुत इंपॉर्टेंट रहेगा। पहली चीज, इन्होंने ये कहा कि जो आप दूरसंचार सेवा अस्थायी निलंबन लोक आपात लोक सुरक्षा नियम 2017 का प्रयोग करते हो, इसके अंतर्गत अनिश्चित काल के लिए आपको निलंबित करने का आदेश देना अनुचित है। यानी सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि यह गलत है, अनुचित है। दूसरा, यह जो उपयोग है केवल अस्थायी अवधि के लिए होना चाहिए, और इंटरनेट को निलंबित करने वाले किसी भी आदेश को आनुपातिकता प्रोपोर्शनलिटी के सिद्धांत का पालन करना चाहिए। यानी आवश्यक अवधि से आगे बढ़ाने की आवश्यकता नहीं है। अगर लगता है कि अब घटना जो है कि कंट्रोल में है, सारी चीजें कंट्रोल में है, तो उसे ज्यादा समय तक आगे नहीं बढ़ाना चाहिए। और निलंबन के नियमों से समय कोई भी अगर आदेश दिया जा रहा है इंटरनेट को निलंबित करने के लिए, तो उस आदेश की न्यायिक समीक्षा भी की जाएगी। ये इंपॉर्टेंट बात है, पूछा जा सकता है कि क्या इंटरनेट शटडाउन के लिए दिए गए आदेश की न्यायिक समीक्षा हो सकती है? बिल्कुल हो सकती है। और ये अनुराधा भसीन बनाम भारत संघवाद 2010 में सुप्रीम कोर्ट ने दिशा निर्देश जारी किया था। और इसी में इन्होंने कहा था कि इंटरनेट के माध्यम से वाक एवं अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता और व्यापार एवं वाणिज्य की स्वतंत्रता क्रमशः 19(1)A और 19(1)G के तहत संवैधानिक रूप से संरक्षित अधिकार है। तो कहीं ना कहीं इनडायरेक्टली सुप्रीम कोर्ट ने इंटरनेट के अधिकार को भी मूल अधिकार का एक हिस्सा मान लिया है। क्योंकि आजकल जो हमारी जीवन शैली हो चुकी, दैनिक चर्या जो है, वो कहीं ना कहीं इंटरनेट से बहुत अधिक प्रभावित होती है। अगर आपका वाईफाई खत्म हो जाता है या आपका इंटरनेट रिचार्ज खत्म हो जाता है, तो आप देखोगे आप पूरे परेशान हो जाते हो। आपकी बॉडी में एक अलग सी हलचल होती है कि भाई जल्दी से इसका रिचार्ज करो, नेट रिचार्ज खत्म हो गया। क्योंकि आपकी पूरी दुनिया का हिस्सा 90% तक आपकी जीवन स्टाइल पूरी तरीके से ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पे सीमित हो गया है। तो ऐसे में इंटरनेट आपका जो है कि सबसे एक इंपॉर्टेंट पार्ट हो जाता है आपके लाइफ स्टाइल का। इसलिए इसको मूल अधिकार के रूप में सुप्रीम कोर्ट ने कहीं ना कहीं आदेशों के माध्यम से अनुराधा भसीन केस में अधिकार बना दिया है। तो ये तो थी इंपॉर्टेंट जो है कि आज के अधिनियम। और यहाँ पे जो ये स्टेटमेंट है, ये वाले जो अधिनियम है, ये इंपॉर्टेंट नहीं थे, एग्जाम ओरिएंटेड। फिर भी आप अगर इसे पढ़ना चाहो तो कल पीडीएफ में पोस्ट कर दूंगा अंडरलाइन वाली, तो वहां पर आप पढ़ सकते हो। लेकिन मेरे हिसाब से एग्जाम ओरिएंटेड नहीं थे, इसलिए मैंने स्किप किया है। और कल हम पढ़ेंगे कुछ इंपॉर्टेंट संवैधानिक, सांविधिक और कार्यकारी निकायों के बारे में, जैसे लोकपाल वगैरह हो गए। ये सारी चीजें हम लोग कल की क्लास में कवर करेंगे। तो वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक कर देना दोस्तों, और साथ में चैनल पे पहली बार हो तो फॉलो कर लेना। और इसकी पीडीएफ
पीडीएफ के लिए आप कल टेलीग्राम पे मिल जाएगी, तो आज इसे ज्वाइन कर लीजिए, ठीक है। और इसमें लगभग 6,500 से अधिक जो है कि परिवार जुड़ चुके हैं टेलीग्राम में, तो किसी भी फेक चैनल को मत ज्वाइन कर लेना, मैंने स्पष्ट बता दिया, क्योंकि अब ग्लैंस एकेडमी के नाम से फेक चैनल भी बनाए जा रहे हैं, तो इसलिए आपको वही ज्वाइन करना है, और जिसके लिए लिंक पे आप क्लिक करोगे तो डायरेक्ट आप उसी चैनल पे पहुंच जाओगे। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, थैंक्स फॉर वॉचिंग।